Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, Q&A की वीडियो स्टार्ट करते हैं. So आज के Q&A का पहला क्वेश्चन लेते हैं फरजाना खातून का. I've been practicing many techniques and visualization for some days but now I don't want to continue. I don't know I feel nothing happened. Just go with the flow. Is this a saturation period? No, फरजाना saturation period में आप अपनी डिज़ायर को डाउट नहीं कर रहे होते हो. ठीक है, सैचुरेशन पीरियड में ऑलरेडी आप ये मान के बैठे होते हो कि मेरी डिज़ायर मेरी अपनी हो चुकी है. आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट इन द 3D, नाइदर आई एम डाउटिंग माई मैनिफेस्टेशन. आई नो इट इज़ ऑलरेडी माइन एंड दैट इज़ वाई आई डोंट हैव टू रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. It is the state of knowing where you know that you are now a version where you already have your desire. तो ये दोनों में ना डिफरेंस है. देखिए, कभी भी अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि रिपीटेशन करने के बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा है आगे कंटिन्यू करने का अपने टेक्निक्स को, तो हमेशा अपने आप से दो सवाल पूछें. पहला सवाल ये कि क्या मैं इस स्टेट पर जहाँ पर मैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए एक रूटीन फॉलो कर रहा था और अब मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ या छोड़ना चाह रही हूँ, क्या मैं इस स्टेट पर अंदर से खुश हूँ अपनी डिज़ायर को लेकर, या अंदर से दूसरा क्वेश्चन ये है कि या मैं इस जगह पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब अंदर से इतना डाउट है कि आई एम नॉट हैविंग एनी फेथ इन दिस रूटीन. अगर मुझे अपने रूटीन पर अब फेथ ही नहीं रहा तो अल्टीमेटली मैं इसको करना नहीं चाहूँगा या नहीं चाहूँगी. तो जब भी आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को पाते हैं, तो अगर आप हैप्पी स्टेट में हैं, दैट इज़ योर सैचुरेशन पॉइंट. यानी आप ऑलरेडी अपनी डिज़ायर को अपना मान चुके हैं. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कब आएगा, कैसे अनफोल्ड होगा, 3D में क्या क्या सिचुएशन बनेंगी, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या होंगे, साइंस कैसे फॉलो होंगे. ये सब आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज आप अंदर से मान चुके हैं कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3D मुझे क्या शो कर रही है. आई नो दिस डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन बिकॉज आई नो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी. ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर आप अंदर से हैप्पी स्टेट में हो. दूसरा, जब आप लैक स्टेट में हो और अंदर से आपको खुद से ही मना हो रही है कि नहीं, मैं आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा फेथ ही नहीं रह गया है, ना रूटीन में ना लॉ में, देन आई वुड से कि फेथ क्यों नहीं है, पहले फिर फेथ डेवलप कीजिए. क्योंकि लॉजिकल माइंड से आप ड्रिवन है ना, तो लॉजिकल माइंड को तो प्रूफ चाहिए. तो प्रूफ के लिए छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इट इज़ मी, जिसकी इमेजिनेशन से, जिसके डोमिनेंट थॉट से, जिसकी डोमिनेंट फीलिंग से अपनी 3D में मेरे क्रिएशन हो रहा है. तो ऑटोमेटिकली लॉजिकल माइंड जो है वो आपका शांत होने लग जाएगा और फिर उसके बाद आप अपनी डिज़ायर के लिए जो टेक्निक्स हैं वो करिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं रोशनी राजपूत का. वाइल परसिस्टिंग इन द एंड रिजल्ट फॉर SP मैनिफेस्टेशन, what mental diet we should have to follow or what should be avoided. ये आपका एक क्वेश्चन ही मैं ले रही हूँ. तो देखिए, जो मेंटल डाइट, आपको मेंटल डाइट का मतलब ये होता है आप अपने माइंड को क्या डाइट दे रहे हैं कंजप्शन के लिए. सोशल मीडिया आप देखते हैं, जो भी चीज़ रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी 5 सेंसेस से समझ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, वो डेटा जा रहा है. तो अगर आप सारा दिन नेगेटिव चीज़ों को देखते रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, नेगेटिव ब्रेकअप सॉन्ग सुनते रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपके SP मैनिफेस्टेशन में ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब आपका फेथ ना ज़्यादा किसकी तरफ डेवलप हो रहा है. जो चीज़ आप परसिस्ट करोगे, जो चीज़ आप रिपीट करोगे, वही डोमिनेंट थॉट का क्रिएशन 3D में होता है. बहुत सिंपल सा लॉ है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. तो मेंटल डाइट में हम सोशल मीडिया में क्या चेक कर रहे हैं, हम गाने कौन से सुन रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें अपने माइंड से एनालाइज करके उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आपकी हो जाती है मेंटल डाइट. एंड आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसा मैंने कहा, अगर आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, नेगेटिव बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, लव स्टोरीज़ में ब्रेकअप स्टोरीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, तो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. अगला क्वेश्चन लेते हैं लर्न मेहंदी का. मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को है. मैं चाहती हूँ मेरे पार्टनर मुझे उस दिन मैरिज कमिटमेंट दे दें. तो आप ये मान लीजिए, इतना टाइम बाउंड रहकर आप क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मतलब मैं बार बार ये बात कहती हूँ, देखिए बिल्कुल हो सकता है हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले आप कोई अगर टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, पहले इतना फर्म बिलीव, सॉलिड बिलीव अपने अंदर बनाइए कि हर चीज़ मेरा क्रिएशन है. टाइम सिर्फ 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, 4D या 5D रियलिटी में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है. आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है,
आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे या मैरिज के लिए वो कमिटमेंट दे आपको, या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1 तारीख को ही ये होना चाहिए। दोनों में आप समझिए ना कि दोनों में व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, प्लस आप ज्यादा इंक्लाइंड किस बात पर हैं। अगर आप 1 तारीख को लेकर ज्यादा इंक्लाइंड है तो अंदर से मान के बैठिए कि 1 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है और हाँ मेरे पार्टनर ने मुझे ऑलरेडी कमिट कर दिया है मैरिज के लिए, लेकिन हमें उससे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि सब कुछ मेरा क्रिएशन है 3D में, इसमें आप अनवेवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर काम करिए आप, ओके। अदरवाइज सिर्फ अपनी जो एक्चुअल डिज़ायर है यानी मैरिज की मुझे कमिटमेंट मेरे पार्टनर से चाहिए, सिर्फ काम उस पर करिए, टाइम क्रंच में काम मत करिए अगर आपको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है इस बात के ऊपर कि इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुणाल सिंह का। हेलो दी, क्या हम अपने माइंड से अपने DNA और जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं? वेल देखिए, मैं DNA और जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे बताइए, जैसे DNA से अगर आपको पीछे से DNA में आपको मिला हुआ है कि हाँ यू आर फेयर कॉम्प्लेक्शन गाय, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मैं एक बात कह रही हूँ, या आप टॉल नहीं है लेकिन अब आप टॉल बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो DNA से जो आप लेकर आए हो वो तो नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, तो हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है किसी भी तरह का फिजिकल चेंज अगर आप चाहते हैं अपनी बॉडी में, 100% इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बशर्ते आपको ये चीज़ पर भरोसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी पे जो भी सेल्स हैं वो आपके माइंड की हर एक बात सुनते हैं और आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। देखिए कितना कितना खूबसूरत तरीके से ना हर एक चीज़ अलाइंड हो जाती है जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं श्रेष्ठा चैटर्जी का। अगर लगता है कुछ डोमिनेंट थॉट हैं जो नेगेटिव हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करें? बस रिपीट करिए, जितनी बार नेगेटिव थॉट आए उसको फ्लिप करके उसको रिप्लेस करिए विद अ पॉजिटिव थॉट एंड कीप ऑन रिपीटिंग दैट पॉजिटिव थॉट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ओके। अगला क्वेश्चन है रितंबरा मधु का। मुझे अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, प्लीज़ प्रैक्टिस बताइए एंड मनी को कैसे अट्रैक्ट। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं लूँगी। आपने कहा सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं ऑलरेडी, आप जाके पुराने Q&A, मुझे लगता है आप न्यू हैं इस चैनल पर, ज़्यादा शायद आपने वीडियोज़ देखी नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी वीडियोज़ बनी है, सेल्फ लव पर बहुत सारी वीडियोज़ बनी है, उसमें बहुत क्लियरली हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया गया है। आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिए और अपना रूटीन उसके अकॉर्डिंग बनाइए। सारी नॉलेज आपको वीडियो से मिलेगी, वीडियोस देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, प्लस आपको तरीका पता चलेगा कि अब मुझे स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मैनिफेस्ट मिरेकल का। हेलो डियर, अपना यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कैसे करें जब 1 या 2 व्यूज़ आते हों, मीन्स कोई देखता ही ना हो? ये ओके, ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रही हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और इनकी ग्रोथ दिखानी, मतलब देखनी है इन्हें कि ग्रो कैसे कराएं उस चैनल पर। जब आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि इस चैनल पे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मैं इस चैनल पर वीडियोज़ डालती रहूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे लिसनर्स जहाँ भी होंगे वो अपने आप अट्रैक्ट होके ये वीडियो जो है उन तक पहुँच जाएगी। जब आपका जो अटैचमेंट है ना अपने एंड गोल पे कि नहीं मेरे मिलियंस में व्यूज़ होने चाहिए, मेरी इतनी पॉपुलैरिटी हो, जब आप इस तरीके से कोई काम करते हैं तो आप देखिए एंड रिजल्ट को आप कितना ज़्यादा पकड़ के होल्ड करके बैठे हुए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बिल्कुल बिंदास होके आपको ये चीज़ पर ध्यान फोकस करना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा कंटेंट इज़ आउट देयर। क्योंकि जब एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी सप्लाई भी हो जाती है, और जब सप्लाई होती है तो रिक्वायरमेंट भी बन जाती है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान कर चलिए कि यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 3D में क्या दिखाई दे रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि यू आर ऑलरेडी गेटिंग दैट, वो जो आपका सिल्वर बटन होता है वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, लोग आपको आपके चैनल के नाम से जानते हैं, XYZ, मतलब इस तरह से आप एंड सीन को अपना विजुलाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं रेशु का। क्रश का प्रपोजल मैनिफेस्ट करते समय डिटैच कैसे रहें? किससे डिटैच रहना है? आपको क्रश से डिटैच रहना है। क्रश से अगर डिटैच रहना है तो खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, खुद के सेल्फ लव पर काम करिए। बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना के रखी हुई हैं, आप उन पर उनसे नॉलेज ले सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उससे आप अपना रूटीन बना सकते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट का रूटीन बनाइए। सबसे ज़्यादा मेन जो
की फैक्टर है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने अपने एसपी को ही इतना ज़्यादा वैल्यू दे रखी है तो फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, एसपी की वैल्यू को इतना ज़्यादा अपने से ऊपर मत रखिए। उसी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना, ठीक है। और सेल्फ लव साथ के साथ चलता है। क्वेश्चन लक्ष्मी यादव का बहुत लंबा कॉमेंट है, मैं नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोली है कि प्लीज़ अपने कॉमेंट्स को शॉर्ट रखिए, इतने लंबे कॉमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि एक छोटा कॉमेंट आप लिखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं पूनम यादव का। मैम, कट मार्क्स के निशान कैसे ठीक करें, रिप्लाई करना। अच्छा देखो, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल पूछा। मैं आपको एक छोटा सा एक सक्सेस स्टोरी अपने बारे में बताती हूँ। सो आई एम नॉट एक्सट्रीमली फेयर एंड आई एम नॉट एक्सट्रीमली डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, ओके। मैं कुछ हद तक मैं फेयर कॉम्प्लेक्शन में ही आती हूँ। तो काफ़ी साल पहले ये हुआ कि मैं कहीं से आ रही थी और मैंने हील्स पहना हुआ था, कुछ 3-4 इंचेस की हील मैंने पहनी हुई थी। एंड वाइल वॉकिंग मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आई वॉज एंगेज इन माई फोन कॉन्वर्सेशन, और मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी मेरी सराउंडिंग से। और मैं वॉक करते करते अचानक से मेरा पैर स्लिप हुआ। एंटी स्किड टाइल्स वगैरह वहाँ नहीं लगी हुई थी, और एकदम से मेरा पैर स्लिप हुआ और अचानक से मैं सामने, मेरा पैर स्लिप हुआ तो मेरे पैर में कहीं पर आके चोट लग गई। अब मुझे पता भी नहीं वहाँ पर, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा था, मुझे बिल्कुल होश नहीं था, मैं जल्दी में थी, तो मुझे पता भी नहीं कि वहाँ पर चोट लगी है और थोड़ी सी गहरी चोट हो गई है, मतलब ज़्यादा लग गई है, वहाँ पर स्क्रैच वगैरह ज़्यादा गहरा हो गया है। आफ्टर 2-3 डेज वाइल, क्योंकि वो एकदम से नहीं पता चलता है, 2-3 दिन के बाद आपको पेन एक्चुअली चालू होता है। तो जब मैं ध्यान से उस चीज़ पर मैंने फोकस किया तो देखा कि वहाँ पर बेसिकली एक रेड कलर का काफ़ी गहरा सा एक स्क्रैच लंबा सा आ गया था मेरे पैर में ही। पैर की बात है ये, तो काफ की बात कर रही हूँ, मेरे पैरों में जो काफ है उसकी बात कर रही हूँ। एंड फिर मैं वापस से अपने काम में लग गई और कुछ दिन के बाद देखा तो उसमें जो जैसे स्किन ड्राई हो जाती है तो उसके बाद उसका मार्क रह जाता है, चोट का हमेशा मार्क रह जाता है। अब मुझे दिख रहा है कि वो चोट है, लगी हुई है, मैं रोज़ शावर ले रही हूँ, मुझे रोज़ दिख रहा है कि वो चोट लगी हुई है। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बिल्कुल टिकट ईजी वाला हिसाब किताब कर लिया कि हाँ ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर कपल ऑफ कुछ महीने, कुछ सालों की बात होगी या कुछ महीनों की बात होगी, आई थिंक कुछ महीने की बात होगी, मैंने ये देखा कि वो पर्टिकुलर स्पॉट पे जो मुझे कॉम्प्लेक्शन मेरा जिस तरह से था वो वहाँ पर डार्क स्पॉट की तरह वो एक निशान बन गया था जो चोट का था। क्योंकि मैंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, मैंने ध्यान से देखा कुछ दिनों के बाद वो निशान एकदम गायब हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि निशान था तो यहीं पर, ये गायब कैसे हो गया? क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके स्किन पे खासकर ज़्यादा ज़ोर से लग जाती है ना तो उसका निशान हमेशा रह जाता है। बाद में मैंने ये देखा कि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मेरा कॉम्प्लेक्शन पहले से ज़्यादा फेयर हो गया। तो जब स्किन का टेक्सचर चेंज हुआ तो वो जो थोड़ा सा डार्क कलर का स्पॉट बना था वो धीरे धीरे अपने आप उसका जो मेलानिन प्रोडक्शन रहा होगा वो शायद कम हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने आप जो पूरी स्किन का जो टेक्सचर था, कलर था, वो अपने आप उसमें ब्लेंड इन हो गया। मुझे पता ही नहीं चला। वो शायद अभी भी मैं देखूंगी ध्यान से, तो बहुत ध्यान से अगर मुझे देखना पड़ेगा तब मुझे शायद वो दिखाई दे, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता है। तो मेरा ये स्टोरी बताने का आपको यहाँ मतलब ये था, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, आप उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो। जैसे इवन नेविल गोडार्ड हैज सेड दैट इफ़ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टेक अवे योर अटेंशन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज गोइंग टू फेड अवे। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे आपको कट्स दिखाई दे रहे हैं उन पर ध्यान देना, उसको टेक इट ईजी रखने वाला एटीट्यूड रखिए और मान के चलिए कोई निशान है ही नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे वो आपकी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्शन है उसी में ब्लेंड इन हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको कोई कट वगैरह लगा हुआ था, बट उसके लिए आपको उस पर से अटेंशन अपना हटाना पड़ेगा, वरना वो चीज़ हमेशा विजिबल रहेगी। जैसे आप अभी बता रहे हैं ऐसे हमेशा वो विजिबल ही रहेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैम, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर लगातार वर्क कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है बट अब तक कोई वो हाई कॉन्फिडेंस नहीं आया। लगातार करते रहिए मास्टर मैनिफेस्टर, आप लगातार करते रहिए काम, कॉन्फिडेंस एक दिन ज़रूर आएगा। आप खुद ही कह रहे हो ना पहले से बेहतर हुआ है, दैट मीन्स कितना पुअर कंडीशन में आपका सेल्फ लव था या सेल्फ कॉन्सेप्ट था। अब धीरे धीरे जब आप उस पर काम कर रहे हैं तो बेहतर हो भी रहा है और एक टाइम आएगा यू विल बी एब्सोल्युटली फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओके, कंटिन्यू करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कामिनी सिंह का। मैम, एक बार सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई
करा था अगेन ख़राब हो गया। अब वर्क कर रही हूँ बट पहले जैसा शिफ्ट नहीं फील नहीं हो रहा है जैसे जब फर्स्ट टाइम वर्क कर रही थी। बहुत इजीली माइंड शिफ्ट हो गया था अगेन, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? लिमिटिंग बिलीफ क्या है आपके, उस पर काम करिए। अगर आपको अपनी पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी हर्ट मिला है, जो भी पेन मिला है, अगर आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप सोचेंगे कि नहीं ये मेरा सेल्फ लव पे या सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ये भी मैं जो भी काम करूँगी वो ना वर्क नहीं करेगा, वो मुझे सक्सेस नहीं देगा और इसीलिए फीलिंग नहीं आती है। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ पर काम कीजिए और खुद के साथ बैठिए, देखिए क्या मैं ऐसा कौन सी चीज़ में पास्ट की होल्ड करके बैठी हुई हूँ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे ड्रैग डाउन कर रहा है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अरनाफ सिंह का। ओके मैम, सैट्स करने के बाद क्या लूप पे सेल्फ कॉन्सेप्ट और डिज़ायर रिलेटेड एफर्मेशन रात भर सुन सकती हूँ? मैं समझी नहीं। सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के बाद, सैट्स करने के बाद सर, हाँ आप अगर एफर्मेशन रात भर आपको सुनना है, हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। मैं इसके आगे का इतना लंबा कमेंट नहीं ले सकती हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा उसी को मैं रिस्पॉन्स दूंगी। तो हाँ आप कर सकते हो, अगर लूप में रखना चाहते हो अपने डिज़ायर्स को आप रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राधे श्याम जी का। हाय दी, अगर हम इंग्लिश में सबलिमिनल सुन रहे हैं और हमारी इंग्लिश उतनी सही नहीं है तो क्या वो 100% काम करेगा? आप हिंदी में करें, आप इंग्लिश में करें, आप अपनी कोई भी मदर टंग है या जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है अगर आप उसमें भी करते हैं तब भी करें, तो आपको लैंग्वेज को लेकर कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अपनी इंटेंशन को ज़रूर क्लियर रखिए कि आप सबलिमिनल सुन किस लिए रहे हैं। तो अगर आप एसपी की डिज़ायर रखते हैं तो आपके मन में ये पहले से होना चाहिए कि ये सबलिमिनल मेरे लिए काम करेगा क्योंकि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड एनी थिंग दैट आई एम रिपीटिंग टू माई सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे 3D वर्ल्ड में दिखाई देंगी, मैनिफेस्ट होंगी। इस तरह से अपना जो सेल्फ बिलीव है उसको स्ट्रांग रखिए, बाकी हर एक चीज़ काम करेगी करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं आयशा का। पेल स्किन कैसे मैनिफेस्ट करें? बस सोचिए, आप इमेजिन करिए कि जिस कॉम्प्लेक्शन को आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आप अटेन कर चुके हैं और बाकी लोग आपके इस कॉम्प्लेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज़ योर एंड सीन, इसको रिपीट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे लॉन्ग कमेंट्स आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया सबको। मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा छोटे क्वेश्चंस को डालिए यहाँ पर, इतने लंबे कमेंट्स का लेने का मतलब होता नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ अपने क्वेश्चन को क्रिस्प रखा कीजिए। अब ये माई बैकअप, प्योर बीइंग, ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने क्यों इतना लंबा लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगला कॉमेंट लेते हैं कोमल का। आफ्टर वॉचिंग ऑल योर वीडियोज आई हैव नो क्वेश्चन, वाई बिफोर आस्किंग any question I feel if I know the answer then what should I ask? Crazy situation, love you दी, you explain all the concept very well। अच्छा आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ओके मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है क्या लिखा है आपने, ओके थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं अनामिका शर्मा का। मैंने सभी क्लर्क के एग्ज़ाम दिए हैं, मैं चाहती हूँ मैं उसे क्लियर कर लूँ, 5 साल से कर रही हूँ एग्जैक्टली मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मैं इस बार उसको क्लियर करके जॉब ले लूँ। अपने लिमिटिंग बिलीफ पर काम कीजिए अनामिका। अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं क्लर्क के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं या कंपटीशन बहुत हाई होता है या पता नहीं मैं शायद उतनी मैं उतनी केपेबल नहीं हूँ कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को मैं क्लियर कर सकूँ, ये आपके लिमिटिंग बिलीफ है जो इतने टाइम आपको लगा रहे हैं उस सक्सेस को पाने के लिए। तो उन लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको फ्लिप अराउंड करिए और फ्लिप अराउंड करके उनको पॉजिटिव एफर्मेशन से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करिए और फिर खासकर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम जरूर करिए, एंड सीन पर काम करिए, विजुलाइज करिए अपने एंड सीन को, एंड देन इट इज गोइंग टू हैपन। क्वेश्चन है यूनिवर्स चाइल्ड का। मुझे 15 डेज से जॉब चेंज की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ भी एफर्मेशन करने का। मैं अपने एसपी को 6 मंथ से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मेरा माइंड पूरा 3D में इन्वॉल्व हो गया है तो एफर्टलेसली कैसे अपने एसपी को मैनिफेस्ट करूं? देखिए आपका माइंड 3D में इन्वॉल्व इसलिए हो गया है बिकॉज यू वांट टू एंगेज इन द 3D। अगर आप इंटरनल लेवल पे, आपको कोई एक्चुअली लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत आसान है, आपको कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद है बारबेडोस वाली स्टोरी नेविल गोडार सर की, जब वो बारबेडोस जाना चाहते थे तो उनके मेंटोर ने क्या कहा? सिर्फ ये कहा कि मान लो तुम ऑलरेडी बारबेडोस में हो, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस। मत सोचो तुम कौन सी जगह बैठे हो, मत सोचो तुम कब जाओगे वहाँ पे, मत सोचो कैसे जाओगे वहाँ पे, ये मान के चलो कि तुम ऑलरेडी वहाँ पर हो। जब आप ये बात इंटेंशनली अपने माइंड में ये चीज़ लेकर चलते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको रूटीन
फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई रूटीन का जिक्र नहीं किया गया है। इट इज़ जस्ट दैट हमें जब डिफ़िकल्टी होती है इस अजम्पशन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि हम 3D में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तब हम एक डिसिप्लिन के तरीके से उस रूटीन को बनाते हैं और उस रूटीन को फॉलो करते हैं, ताकि हमारा लॉजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही साथ के साथ रीप्रोग्राम होते रहे। हमारे लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव करके हमारी जो डिज़ायर है उसके लिए हम पॉजिटिव सोच रखना स्टार्ट करें, हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अंदर से पॉजिटिव फीलिंग रखें और वही डोमिनेंट फीलिंग बना के, वही डोमिनेंट थॉट बना के हमारी 3D में वो चीज़ दिखाई दे। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप टाइम नहीं दे पा रही हैं और बार बार इस चीज़ के लिए गिल्ट फील कर रही हैं, अपने आप से पूछिए कि मुझे ये टाइम क्यों देना है। क्या 6 मंथ्स तक जब ये काम मैं कर रही थी या उससे पहले जब भी मैंने अपने SP के लिए कोई रूटीन फॉलो किया, क्या अभी तक मेरे माइंड में उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्या मैं 3D में आज भी अपने आप को वीक पाती हूँ? क्या मैं 3D में इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी? अगर मुझे ये बात का एहसास नहीं है तो कोई भी टेक्निक आप कर लो, आप मैनिफेस्टेशन में एफर्टलेसली चीज़ों को नहीं पा सकते, क्योंकि डोमिनेंट थॉट में आप अपने आप को वीक ऑलरेडी शो कर रहे हो ना। समझ रहे हो? तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है और रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशनली आप क्या सोचते हो, अंदर से क्या फील करते हो, डोमिनेंट फीलिंग में आपका एहसास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मैटर करता है। इस पर फोकस करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है सोनाली शर्मा का। अभिषेक बहुत लंबा क्वेश्चन लिया, मैं नहीं ले सकती, मैंने लिखा था बहुत छोटा, लिखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा, मैं नहीं ले पाऊंगी आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोनाली शर्मा का। मैम, मेरे पापा जॉब करते हैं बट उनकी जॉब भी सेटिस्फाइंग नहीं है और वो जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें भी सक्सेस नहीं कर पाते। उनके करियर में ब्लॉकेज कैसे दूर होंगे, प्लीज़ बताइए। सोनाली, बहुत अच्छी बात है आप अपने फादर के लिए ऐसी चीज़ सोच रहे हैं। देखिए, आप अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये इमेजिन करिए कि वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें ना ही सिर्फ उनको सक्सेस मिलती है, बल्कि वो हर जगह उस काम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एंड ही फील्स वेरी हैप्पी टू डू दिस जॉब। जब आप इस तरह से उनके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो सर्कमस्टांसेस खुद ब खुद बनेंगे जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर इस टाइप का बिजनेस करेंगे या पर्टिकुलर इस जगह पे जाके जहाँ ऐसे लोग मिलेंगे उन्हें जॉब करने में भी मज़ा आएगा। तो आपका काम एज डॉटर उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें इमेजिन करना है और उस इमेजिनल सीन में आप ये देखो कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं इन बोथ एरियाज, चाहे वो जॉब का रिलेटेड एरिया हो चाहे वो बिजनेस का रिलेटेड एरिया हो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्यूटी म्यूटी का। मैम, मेरे BF से 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और तब से साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी उसकी फ़ोटो किसी और लड़की के साथ देखी शादी जैसे जोड़े में, तो समझ नहीं आ रहा है उसे मैनिफेस्ट कैसे करूँ अब। क्यूटी म्यूटी, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, देखिए 3D में आपको क्या दिखाई देता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए क्या मैटर करता है? आपके लिए ये मैटर करता है कि ये क्वेश्चन में बहुत सारे SP से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि XYZ पर्सन की तो शादी हो गई है, मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ, तो क्या मैं उसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? देखिए, मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहले बात, ये बात समझ के चलिए कि कोई भी चीज़ जब आप ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस थिंग, उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये हो सकता है, 100% पॉसिबल है। अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जहाँ पर आप देख रहे हो कि XYZ पर्सन जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, अब आपका मन तो उस तरफ है, तो क्या आपको इस तरफ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या अगर बढ़ना चाहिए तो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, पॉसिबल 100% है, बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए ये आपका कॉल मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मॉरल क्वेश्चन हो जाता है। इसमें मैं आपके लिए कोई भी चीज़ गाइडेंस के तौर पे नहीं बता सकती हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे, 100% पॉसिबल है, होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मैं उसी पर्सन को चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए, विद नो ऑफेंस, मैं किसी को यहाँ पर इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती, बट अगर ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो 100% पॉसिबल है, लेकिन उस तरफ ये दिमाग लगाना छोड़ दीजिए कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है। फिर आप ये चीज़ पे फोकस करिए कि वो पर्सन आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं है।
क्योंकि जो आपका डोमिनेंट थॉट होता है, रियलिटी उसी का क्रिएशन होता है। अब आप 3D में कोई चीज़ देख रहे हो और 3D में अगर वो चीज़ को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे के बैठे और उसको डोमिनेंट थॉट बना रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके सामने क्या आएगा? आप कह रहे हो 2 साल हो गए, ब्रेकअप हो गया, 2 साल हो गए, मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अंदर अंदर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन 2 सालों में आपके अंदर फियर 100% रहा होगा, जिसका नतीजा ये हुआ है कि सामने वाले पर्सन को अब आप देख रहे हो कि वो मैरिड है। आपके ही इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। तो अगर आपके अंदर ये फियर रहा होगा कि नहीं हो सकता है वो ऑलरेडी मेरे से ब्रेकअप करके बैठा हुआ है, हो सकता है किसी और के साथ एंगेज हो गया हो, उसने तो मुझे छोड़ दिया है, कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो गया हो, ये जो फियर फैक्टर है इन्हीं का तो रिजल्ट आया। अभी आपको क्या फील हो रहा है? अभी आपको हो रहा है ना कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किसी और का हो चुका है। यही फियर तो पहले भी था ना, अब तो ये मटीरियलाइज होके आपके सामने आया। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपके सामने जो चीज़ें 3D में दिखाई देती हैं वो सब आपका क्रिएशन है। इंटरनल लेवल पे जो भी चीज़ें आप डोमिनेंट थॉट बना के चल रहे थे, उन्हीं से आपकी 3D का क्रिएशन होता है, बाहर से नहीं होता है। और अगर आज की डेट में 3D में कोई चीज़ ऑपोजिट दिखाई दे रही है और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे उस रास्ते बढ़ना है, देन जैसा मैंने कहा, ये मॉरल क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पॉसिबल है या नहीं है? 100% पॉसिबल है। मैनिफेस्टेशन हर एक चीज़ को अलाउ करती है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप बढ़ोगे आगे तो उस 3D रियलिटी को, जिसमें आपके कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा है सब कुछ, उसको कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा और फोकस आपका एंड सीन, एंड डिज़ायर जो भी आपकी है उस पर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं शालिनी शर्मा का। मैम, आई रिवाइज सम रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर लाइक माई मार्क्स, आई फील इट इज़ डन। व्हेन आई feel fear, literally think I am creator and I write script of my own reality, so I calm, but I could not know how I know my desire is done or not. या ये exactly मुझे कैसे पता चलेगा? इंटरनल लेवल पे जब आप कोई चीज़ मान चुके हो कि ये डिज़ायर ऑलरेडी हो चुकी है, तो कैसे आपको ये देखना है कि मतलब 3D से आप प्रूफ मांग रहे हो? बेसिकली आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरी डिज़ायर पूरी हो गई। अरे जैसे आपने उस चीज़ को इमेजिन किया और आप देख पा रहे हो कि आपकी डिज़ायर जो है वो विश फुलफिलमेंट आपका हो रहा है, तो डिज़ायर तो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना फुलफिलमेंट मोड में, मतलब पैरेलल रियलिटी में ये तो एग्जिस्ट करता ही करता है ना। तो बट ऑब्वियसली बात है, अब आपका फोकस किस तरफ है आपको ये देखना है। आप अगर इस पर्टिकुलर रियलिटी को, जिसमें आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, अगर आप इसको सिर्फ एक वन टाइम देख के और बस उसको इमेजिनल लेवल पे ही छोड़ के जाने देते हो कि हाँ अरे ये तो इमेजिनेशन है, इसको मुझे इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है, या हाँ मैंने देखा लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो 3D में है कि 3D में मेरी ये डिज़ायर कब आएगी, तब आपने अपनी जो एक्चुअल इमेजिनल रियलिटी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना। तो इसका मतलब आप 3D से प्रूफ मांग रहे हो। तो जब अंदर ही लेवल पे आप लैक जी रहे हो, लैक जो आपका स्टेट है उसी को आप डोमिनेंट बना के चल रहे हो, तो 3D में भी वो डोमिनेंट ही दिखाएगा, 3D में भी वो लैक ही दिखाएगा आपको। समझ रहे हो? इंटरनल लेवल पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर इंटरनल लेवल पे आप ये मान के चल रहे हो कि येस माई डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन, और उसके लिए जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, आप इमेजिनल सीन कर रहे हो, आपको उतनी बार करना है, रिपीटेशन से ही सारी चीज़ों में सैचुरेशन आता है। तो अगर रिपीट करते करते आपको एक पॉइंट आता है जहाँ पर सैचुरेशन फील होने लग जाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लीव द इंटायर रूटीन एंड जस्ट लिव इन द स्टेट ऑफ नोइंग दैट इट इज ऑलरेडी डन। तब ये आप मान के चलोगे कि हाँ मेरी इंटरनल रियलिटी में ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, और 3D में कंप्लीटली हर एक चीज़ को आपको तब इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं श्रेया वाजपेयी का। पार्टनर ने चीट किया था, फिर हम दोनों दूर हुए, फिर पास आए, और अब फिर उसने मेरी बहन को बताया कि वो रिलेशनशिप में है दी, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मुझे प्यार करे। हाँ, तो उसके लिए आपके लिए लॉयल रहे, ये सारी चीज़ें आप जो लिख रहे हो, आप पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो ना। उसने अगर पहले भी केस में अगर आपके पार्टनर ने आप पर चीट किया है, गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी ऐसा होता है, सबसे पहले ये बात आपको मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, अगर आप नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग में जानते हो कि हर एक चीज़ मेरा क्रिएशन है, तो अगर उस पार्टनर ने मुझे छोड़ के किसी और को चूज़ किया, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपने आप को ही
अपनी रियलिटी में चूज़ नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं आप डर में तो ज़रूर रहते थे, चाहे आपका पार्टनर देखने में अच्छे रहे होंगे, चाहे बातचीत करने में अच्छे रहे होंगे, आप डर में ये बात ज़रूर रहते थे कि अगर ये पर्सन, मतलब मैं इसकी तरफ अगर ध्यान ना दूँ तो ये हो सकता है पर्सन किसी और के साथ चला जाए। ये डर ही जो है वो आपके इस रिजल्ट को सामने लेकर आता है 3D में, कि पार्टनर चीट करने लग जाता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। ये फियर फैक्टर कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को जब आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो उसकी वजह से ये सब होता है। तो जब आप इस पर काम करोगे, जिसको कहा जाता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब आप अपने ऊपर काम करोगे कि मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ, आई एम द प्राइज फॉर एवरी वन इन माई 3D रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, और मैं ही सबकी लाइफ में एज ट्रॉफी हूँ। अगर आप ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हो, तब सामने वाला पर्सन जो कि आप ही का रिफ्लेक्शन है वो भी आपको सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेगा, आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू करेगा, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और आपसे ही प्यार करेगा। वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता है। तो उसके लिए खुद पर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों पर काम करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं मैजिकल लाइफ का। मैम, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे बनाएं जैसे एक रिच लविंग केयरिंग लड़के के साथ अरेंज मैरिज हो जाए और सामने वाला और उसके घर वाले भी मुझे प्यार और रिस्पेक्ट करें। देखिए फिर वही बात है अरे बाप रे, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट इतने क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, लेकिन मैं गारंटी बोलती हूँ किसी ने मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी नहीं है। इसका मतलब जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी और आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ आराम से मिलेंगे। कोई भी चीज़ को 3D में अप्लाई करने से पहले उसका अंडरस्टैंडिंग तो लीजिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बनी हुई है, वीडियो को जाकर देखिए तो सही। आपके सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वहाँ सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वो मतलब उसमें कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है मैंने जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के टॉपिक के अंडर कवर ना होती हो। तो अगर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसका चाहिए, प्लीज़ गो एंड वॉच द इंटायर नंबर ऑफ वीडियोज ऑफ रिलेटेड विद सेल्फ कॉन्सेप्ट। यू विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन मेंटेन योर रूटीन अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं सबा का। दी फेशियल फीचर्स को चेंज करने के लिए और पिंपल के स्कार्स को हील करने के लिए बस एफर्मेशन देना सही होगा, क्योंकि ये सीन विजुलाइज नहीं हो पा रहा। हाँ, एफर्मेशन बिल्कुल। आप अगर कोई भी टेक्निक, देखिए टेक्निक्स का काम मैनिफेस्ट करना नहीं है, टेक्निक्स का काम आपको उस माइंडसेट में लेकर जाना है जहाँ आप अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी अपना मानते हैं। तो अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं और एफर्मेशंस को आप एक पॉइंट के बाद फील करने लग जाते हैं कि यही सच्चाई है, मेरे 3D में क्या चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, जो मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्म कर रही हूँ अपने स्किन के लिए, अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने फीचर्स के लिए, सत्य वही है, सच वही है। तो एंड ऑफ द डे वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आने लग जाती है, क्योंकि डोमिनेंट थॉट आपने उसको बना लिया ना, इससे काम चलता है। तो अगर सैट्स नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एफर्मेशन से भी उतना ही इक्वल इफेक्ट आएगा। द बुक विला, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम नॉट गोना टेक इट, सो सॉरी अबाउट इट। विनोद कुमार शर्मा का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करियर बेस्ड वीडियो बनाएं, रिवाइज मार्क्स, डिज़ायर्ड मार्क्स और गेट जॉब इजीली, एजुकेशनल बैकग्राउंड में कैसे अच्छा करें, स्कॉलरशिप कैसे पाएं, फॉरेन में इजीली स्टडी कैसे मैनिफेस्ट करें, प्रोफेसर एक्सेप्टेंस, ये सब। देखिए विनोद कुमार जी, सिचुएशन दुनिया की कोई भी हो, मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला एक ही है। ऑलवेज इमेजिन कि आपकी डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हो कि भाई रिवाइज मार्क्स कैसे करने हैं, तो जो मार्क्स आपको चाहिए वो मान के चलो कि ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। आप कहते हो कि जॉब इजीली, और जॉब के ऊपर डिज़ायर्ड मार्क्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आप स्कॉलरशिप की बात करो तो मान के चलो स्कॉलरशिप मुझे मिल चुकी है। सिंपल फंडा है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स जो होते हैं उनको अप्लाई करिए। डिज़ायर को हमेशा एंड सीन की तरफ ले जाके और वहाँ से जीना स्टार्ट करिए कि डिज़ायर मेरी हो चुकी है, अब इसके बाद जब ये डिज़ायर मुझे मिल चुकी है तब मैं दुनिया को कैसे देखूंगा, मैं कैसा फील करूंगा। वहाँ से आपके अंदर जो इनर शिफ्ट आएगा उससे 3D का क्रिएशन होता है, ठीक है। बाकी आपने ये सजेशन दिया है, फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगी इस पर भी एक या दो वीडियोस और एडिशनल बना सकूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं वेल्दी का। मैम, आई वॉन्ट टू आस्क इफ 2 सिबलिंग्स एक ही जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, आप पुराने Q&A में जाके देखिए कि 2 लोग अगर एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो किसका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 2 लोग एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक
एक कॉलेज में ना आप एडमिशन की बात करते हैं, आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, टोटल सीट्स जो हैं वो वहाँ पर 30 हैं। एप्लीकेशंस लोगों की जो आती हैं वो सपोज़ करिए बहुत अगर पॉपुलर कॉलेज है तो 10 लाख भी एप्लीकेशन आ सकती हैं, कोई ठीक ठाक कॉलेज है तो 1000 एप्लीकेशंस भी आती हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, आपको इतनी सारी सीट से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ उस सीट पर फोकस करिए। उससे अलावा कितने एप्लीकेशन आए हैं या बाकी सीटों पे कौन आएगा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हम दो लोग हैं, दोनों एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो किसको मिलेगी मैनिफेस्टेशन? दूसरा पर्सन आपकी इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है, वो आपके कंपटीशन को यहाँ पर शो कर रहा है। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि XYZ चीज़ मुझे लाइफ में आसानी से मिल सकती है, मैं इतना डिजर्विंग हूँ या नहीं हूँ, अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में कॉम्पिटिशन आ जाता है और अकॉर्डिंगली आप अच्छा नहीं करते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंटरनल लिमिटिंग बिलीफ हमारा ऐसा है ना कि हम चीज़ों को लाइफ में इतने अच्छे से नहीं देखते हैं कि ये हमारा क्रिएशन है। हम अगर हमारे माइंड्स आई में हम देख पा रहे हैं इसका फुलफिलमेंट, तो हमें 3D में भी मिलेगा, क्योंकि इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो अगर ये रियलिटी में मुझे XYZ चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, उसका फुलफिलमेंट मुझे महसूस करना है कि ऑलरेडी मेरे पास है, तब वो चीज़ें मुझे लाइफ में मिलती चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि दो लोग नहीं, दो की जगह 200 लोग भी एक पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि अरे हम में से किसका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। मैनिफेस्टेशन आप ही का कंप्लीट होगा। वो कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि अगर आप ये बात मानते हैं कि आई डोंट नो, इतना सारा कंपटीशन है ये जगह पे, पता नहीं मतलब इतने कंपटीशन में यहाँ तो बहुत हाई लेवल का ही बंदा जा पाएगा, मेरे ऐसा तो नहीं जा पाएगा। 100% ये मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होगा, और आपको छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी वहाँ पर बंदा जो आपके कंपटीशन में जो सबसे डिजर्विंग पर्सन होगा ना आपके हिसाब से, उसको वो जॉब मिल जाएगी। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इतने सारे कंपटीशन होने की बजाय भी मुझे पता है ये पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मेरा ही होना है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं उस जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो अल्टीमेटली अगर आप ये बात मानते हैं कि आप डिजर्विंग हैं, आप ये बात मानते हैं कि जो मेरी इंटरनल रियलिटी में मेरा क्रिएशन होता है उसी से मेरी एक्सटर्नल रियलिटी क्रिएट होती है, ये जॉब आपको ही मिलेगी। कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एवरीबडी इज़ यू पुश्ड आउट, एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट। सो दो लोग एक चीज़ मैनिफेस्ट करें, किसको मिलेगी? मिलेगी आपको ही। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपके इनर बिलीव के हिसाब से चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ज्योति सरकार का। अपने पूरे पास्ट को कैसे भूलें? ज्योति जी, पास्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट आप इस मोमेंट में अपने बारे में क्या सोचते हो, उस स्टेट ऑफ माइंड से आपके अगले मोमेंट का क्रिएशन होता है। मतलब अगली जो भी आपकी 3D आती है उस फ्यूचर का क्रिएशन होता है। और जो पास्ट में आपने जिया है वो एक टाइम पे आपका प्रेजेंट था ना। पास्ट सिर्फ अगर जीता है तो आपके मन में जो मेमोरी बना के आपने रखा हुआ है उस पास्ट को, और बार बार उस पास्ट में आप जा के जीते हैं, क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं, आप विक्टिम मेंटालिटी को ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, इसलिए पास्ट आपका आज भी अलाइव है। वरना पास्ट तो निकल चुका। जो भी चीज़ आपके साथ पास्ट में सपोज करो 2010 में हुई थी, 2020 में हुई थी, वो चीज़ आज थोड़ा ना एग्जिस्ट करती है। वो अगर एग्जिस्ट करती है तो आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले तो ये बात मानना ज़रूरी है कि पास्ट और फ्यूचर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो मेरा प्रेजेंट मोमेंट में है, और इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने बारे में जो भी अजम्पशन अज्यूम करूँगी वही चीज़ मुझे फ्यूचर में दिखाई देगी। तो पास्ट को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे बिल्कुल डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आप पास्ट से, तो अपने पूरे के पूरे पास्ट को जो चीज़ें आपको बदलनी थी, जो आप चाहते हो कि नहीं इसका रिजल्ट मैं ये चाहती थी, उसको चेंज करने के लिए रिविजन टेक्निक का इस्तेमाल करें। और फिर प्रेजेंट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, जिसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में अलाइव रहना सीखेंगे। और इस प्रेजेंट मोमेंट में फिर आप अपनी नई अजम्पशंस को अपने बारे में एक लिस्ट डाउन करिए कि ये अजम्पशंस मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, मैं मानना चाहती हूँ इन अजम्पशंस को, उनको रिपीट करना स्टार्ट करिए ताकि आपका फ्यूचर इस प्रेजेंट मोमेंट से और ज़्यादा बेहतर बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरभि वर्मा का। मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मैंने गोडार्ड सर की बुक्स भी रीड करी हैं, लेक्चर सुने हैं और अप्लाई भी किया है। मुझे पता है कि ये काम करता है, लेकिन जब मैं जॉब के लिए यूज़ करती हूँ तो बहुत फियर आता है और रिपीट पैटर्न चल रहा है जॉब के लिए। 3D में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। डिज़ायर्ड जॉब पाना, प्लीज़ हेल्प। सुरभि, पहले फाइंड आउट करिए कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है। फियर किस बात का है? फियर इसलिए है कि आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ,
इसी बात का फियर है, या आपको ये लगता है कि जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो जॉब आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है? अगर आपको ये पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, तो ये भी पता है कि इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, और आपको किसी भी हालत में जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको कभी भी अपनी डिज़ायर को अपने से ऊपर नहीं रखना है। फियर इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी डिज़ायर से या तो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाएगा। आपको उस फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है, इसलिए अंदर से फियर फैक्टर आता है। या फिर आप ये मान के चलते हैं कि नहीं, ये जो डिज़ायर है ये इम्पॉसिबल टू अचीव है मेरे जैसे पर्सन के लिए, इसलिए जब आप उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं, आपके मन में लॉजिकल माइंड उस चीज़ का फियर डाल देता है, करोगे कैसे, आप तो इस लायक ही नहीं हो। अंदर से ये चीज़ आपको फील होने लग जाती है। तो पहले अपने अंदर के उस फियर फैक्टर का रीज़न समझिए कि रीज़न क्या है, और जब आपको रीज़न समझ में आ जाएगा, वो लिमिटिंग बिलीफ आपको समझ में आ जाएगा, तब उसको फ्लिप करना स्टार्ट करें। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, इसलिए आप फियर फैक्टर्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जॉब में जो एंड रिजल्ट है उसको इतना वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिखा शॉ का। इन अ कॉन्वर्सेशन में क्या जैसे हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं अकेले हैं, वैसे ही जिससे बात करना है उसको सामने इमेजिन करके भी बात कर सकते हैं, या फिर आइज़ क्लोज करके करिए, माइंड में बात करिए, मुंह से बोल के बात करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप उस अंतर मन में जो चल रहा है उस बात को कॉल आउट करें। जैसे अंतर मन में चल रहा है, एसपी अगर किसी और से बात कर रहा होगा इस समय, तो इसीलिए वो मेरा स्टेटस जो है वो नहीं देख रहा है, इसीलिए वो ऑनलाइन नहीं है आज 2 दिन से। अंदर आपके मन में ये चल रहा है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इस इंटरनल कॉन्वर्सेशन को मुंह बोल के अपने आप से बात करें, या इंटरनली मन ही मन में बात करें, आंखें खोल के बात करें, आंखें बंद करके बात करें। लेकिन जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी इनर कॉन्वर्सेशन में, यानी अपने आप से जब मैं बातें कर रही हूँ मन में, तो मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, तो उसको चेंज करने के लिए, जैसे एक दोस्त को आप कैसे समझाते हो, जब मन में आपके इस तरह से नेगेटिव बातें चल रही है, तो आप खुद ही बोलते हो ना, जब आप पॉजिटिव होना चाहते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ऐसा थोड़े ना किया है उसने पहले कभी। आप खुद ही अंदर से ये सब बातें कर रहे होते हो। कई बार हम मुंह से भी बोल के कर रहे होते हैं। तो टोटली अप टू यू। बस बात यह है कि उस नेगेटिव थॉट को वहाँ ठहरने नहीं देना है, उसको तुरंत फ्लिप अराउंड करना है और उस बात पर फोकस ज़्यादा करना है जो कि पॉजिटिव इन नेचर है, और जो चीज़ आप 3D जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी है उसमें चाहते हो देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन का। हेलो मैम, डिज़ायर के आउटकम से डिटैच कैसे रहें? डिज़ायर का जो आउटकम है उससे डिटैच रहने का सबसे साधारण, सिंपल, बहुत ही आसान, एफर्टलेस तरीका ये है कि डिज़ायर को अपने से ऊपर वैल्यू ना दें। डिज़ायर का जो आउटकम है उसको अपने से ऊपर वैल्यू ना दें कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, इतनी वैल्यू उसको ना दें। ये मान के चलें कि ये डिज़ायर भी मेरा क्रिएशन है, और अगर इसका फुलफिलमेंट मैं अपनी माइंड्स आई में देख पा रही हूँ तो ये फुलफिलमेंट भी मेरा ही क्रिएशन है। ये दोनों चीज़ें मेरा क्रिएशन है। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट मैं हूँ। न ये डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, ना इसका आउटकम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं हूँ। मैं जिस चीज़ को फोकस दूंगी, जिस चीज़ पे अपनी अवेयरनेस लगाऊंगी, वही चीज़ मेरी 3D रियलिटी में कन्वर्ट होके मेरे सामने आएगी। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किससे चल रहा है? वो आपसे चल रहा है। अपने आप को इंपॉर्टेंस जिस दिन देना स्टार्ट कर देंगे 3D से और आपकी डिज़ायर के आउटकम से, अपने आप डिटैचमेंट होना चालू हो जाएगी। जब मुझे पता है कि सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है तो डिज़ायर कौन सी बड़ी बात है? डिज़ायर ये, आज ये डिज़ायर है, कल को कोई और डिज़ायर होगी। दोनों डिज़ायर जब मेरे ही थ्रू निकल रही है और मेरे पर ही आकर उसका फुलफिलमेंट रुकता है ना। मतलब अगर आपको कोई चीज़ खाने का मन है, आप सपोज करो आपको डोसा खाने का मन है, ठीक है, एक डिज़ायर हुई ना कि डोसा खाने का मन है। अब ये डिज़ायर आपका क्रिएशन हुआ। अब जब डिज़ायर का फुलफिलमेंट होगा, यानी डोसा जब आपके सामने आ गया और आपने उसका पहला बाइट लिया और पहला बाइट लेते ही आप सेटिस्फाई हो गए, डिज़ायर आके कहाँ ख़त्म हुई? आप पर ही ख़त्म हुई ना। तो सब कुछ तो आप ही हो एंड ऑफ द डे। अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हो? जब क्रिएशन मेरा है तो मैं अपने आप पर फोकस करूँ ना। डिज़ायर पे फोकस करने का कोई मतलब थोड़ा ना। डिज़ायर तो मेरे माइंड में ऑलरेडी सीन क्रिएटेड है, उसका एंड सीन मैंने देख लिया है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। इस तरह से अपने आप को बताना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी और मुझे फोकस सिर्फ अपने आप पर करना है। ठीक है, अगला कॉमेंट है संजय जैन का। संजय जैन जी, आप तो कितने सारे कॉमेंट पहले भी कर चुके हो, मतलब इतना लंबा कॉमेंट क्यों किया आपने? अब मैं नहीं ले पाऊंगी इस कॉमेंट को, आप नेक्स्ट टाइम मुझसे थोड़ा छोटा करके पूछिएगा,
फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हिमांशी समथिंग समथिंग का। हाउ टू रिमूव ग्रुप ऑफ टॉक्सिक गाइज विच आई सी डेली इन माई 3D एंड डोंट नो वाई आई गेट अफ्रेड। व्हेन यू सी टॉक्सिक गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग अफ्रेड ऑफ देम? Okay, if you are feeling afraid of them or you are feeling so negative around them, then again ये जो negativity या ये जो fear factor है, ये अपने आप से पूछिए क्यों आ रहा है। Do you not feel capable enough to fight back those guys? Do you not feel safe around them? तो वो safety create करने के लिए अगर आपको उनसे दूर होना है, तो क्या ये बात आप उनको एक line draw अगर करनी है, तो क्या ये आप उनके साथ नहीं कर सकते? Do you not feel yourself to be capable enough to do certain things for yourself? अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर आप इन लोगों को देखकर डर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को वैल्यू कम कर रहे हैं, सामने वाली 3D सिचुएशन में चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिक गाइज आपके सामने आए हैं, ये भी आप ही का रिफ्लेक्शन है। तो इनर बिलीफ में आप अगर अपने आप को थोड़ा सा लो रखते हैं और कहीं ना कहीं आप डरते हैं, दुनिया से डरते हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, या मतलब मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मैं कैसे किसी से फाइट करूँगा या करूँगी, मैं ऐसी ख़राब सिचुएशन में हमेशा वहाँ से आई प्रेफर टू लीव दैट सिचुएशन एज इट इज़। मैं कभी उससे फाइट बैक नहीं करना चाहती, या मैं करना पसंद नहीं करती, या मैं करना चूज़ नहीं करती, इसीलिए हमारे अंदर वो डर फैक्टर ज़्यादा आता है। तो वो जो फियर फैक्टर आपके अंदर आ रहा है, उसी का क्रिएशन ये टॉक्सिक जो गाइज आपके सामने 3D में दिखाई दे रहे हैं वो हैं। अब इन टॉक्सिक गाइज को रिमूव करने के लिए आंखें बंद करके जो पीस आप महसूस करना चाहते हैं जब ये लोग आपके आसपास नहीं हैं, उस पीस पर फोकस करिए। जस्ट मान के चलिए कि ये लोग गायब हो गए आपकी 3D रियलिटी में से, और जो भी डे टू डे लाइफ के आप काम कर रहे हैं उसमें अब आप बिंदास होके, अगर आप जॉब जा रहे हो, कोई लोग आपको परेशान करते तो आप बिंदास होके जा रहे हैं उन जगहों पर, और अब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ऐसा कोई नहीं है जो आपको डरा सके, क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ ये बात आप मानते हो कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर एंड आई नो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू चेंज एनीथिंग इन माई 3D रियलिटी बिकॉज आई नो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो इस तरह से आप अपने अंदर का वो जो एक ट्रॉमा है, डर है, कहीं ना कहीं फियर फैक्टर है, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विराट का। मेरा नाम अपर्णा है। अच्छा, सॉरी अपर्णा। मैं अपने बेटे के लिए गुड मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। पहले भी विजुलाइज किया था बट वो फेल हो गया। हम दूसरों के लिए कैसे मैनिफेस्ट करें? देखिए, दूसरों के लिए या किसी के लिए भी आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने लिए करना है या दूसरों के लिए करना है, सबसे पहले आपको इस बात पर भरोसा करना ज़रूरी है कि जो मैं हूँ, मेरे ही द्वारा हर चीज़ मेरे 3D रियलिटी में क्रिएट होता है। तो अगर आप अपने बेटे के लिए गुड मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले ये मानिए, ये पावर खुद को दीजिए कि जो चीज़ मैं सोचती हूँ मेरी इमेजिनेशन से मेरी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है। आप खुद कह रहे हो मैंने विजुलाइज किया लेकिन वो फेल हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये, विजुलाइज किया लेकिन क्या ये बात मान के चले थे आपकी मेरी इमेजिनेशन से मेरी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है? और अगर ये मान के चले थे तो इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए था कि बच्चा आपका फेल हो गया। समझने की कोशिश करिए। देखिए, दोनों चीज़ों पे आप नहीं चल सकते। या तो आप 3D वर्ल्ड में रहिए या 4D वर्ल्ड में रहिए। 4D वर्ल्ड में आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर क्रिएटर होते हैं अपनी रियलिटी में। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको फट से आप इमेजिन करते हैं और उसका डिज़ायर्ड आउटकम आपको मिल जाता है। 3D रियलिटी में हमारा लॉजिकल माइंड हमें ड्राइव कर रहा होता है और हम इस बात को कंप्लीटली भूल जाते हैं कि एक्चुअली क्रिएशन तो हमारा ही है। 3D में जो कुछ हमें दिख रहा है वो डिलेड प्रोजेक्शन में हमें ही दिखाई दे रहा है, हमारा क्रिएशन। तो मुझे सामने 3D सिचुएशन में जो भी दिख रहा है उसको इंपॉर्टेंस क्यों देनी है? सबसे पहले खुद को ये बात रियलाइज़ करानी है कि मेरे द्वारा सब चीज़ हो रहा है मेरी 3D रियलिटी में। दूसरी बात, मेरी इमेजिनेशन का एक जो टूल मेरे पास ऊपर वाले ने दिया है, उस इमेजिनेशन में जब जब मैं अपनी कोई चीज़ को एंड रिजल्ट देखती हूँ वो मेरा 3D में मैनिफेस्ट होता ही होता है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ किसी के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले ये बात मानिए कि आप क्रिएटर हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। फेथ तभी डेवलप होगा आपका लॉ में। अगर आप सीधे कोई चीज़ आपने सीखी, सीधे अपनी डिज़ायर पर मैनिफेस्ट करने के लिए आप लग गए, आपको फेथ ही नहीं है कि ना लॉ पर फेथ है, ना अपने आप पर फेथ है, ना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फेथ है, ना अपनी इमेजिनेशन पे फेथ है, ना आपको डोमिनेंट थॉट आप देख पा रहे हो कि मेरा डोमिनेंट थॉट क्या है। आप विजुलाइज भले करो,
लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप फियर फैक्टर में ज़्यादा जी रहे हो कि मेरा बेटा पढ़ता तो है नहीं, ये पास कैसे हो जाएगा, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आएगा, आपका डोमिनेंट थॉट जो है, डोमिनेंट फीलिंग जो है, वो आपके 3D में मैनिफेस्ट होगी, बाकी कोई चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर मेरा यही क्वेश्चन आता है कि सारा फोकस खुद के पावर को स्ट्रेंथन करने में लगाइए, और फिर उसके बाद अगर उस दौरान उस पूरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के इम्प्रूवमेंट में उस दौरान अगर आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं और आपका जो फेथ है वो लॉ पर डेवलप होता चला जाता है, तब आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि जब जब मैं अपनी 4D रियलिटी से कोई चीज़ का क्रिएशन करती हूँ वो 100% मेरी 3D में आता ही आता है, तब आप उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अर्पिता दास गुप्ता का, हम कैसे लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन करें, जैसे किसी कपल की 50th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विद माय फैमिली, और कैसे समझाएं कि एक मैनिफेस्टेशन प्रोग्रामिंग हो गया है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे अर्पिता दास गुप्ता। जैसे किसी कपल के 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विद फैमिली, और कैसे समझें कि ये मैनिफेस्टेशन प्रोग्रामिंग हो गई है। क्या प्रोग्रामिंग हो गई है ये 50th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विद फैमिली? क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी का 50th मैरिज ये जो सेलिब्रेशन है एनिवर्सरी का, ये फैमिली, ये आप देखना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मुझे ये क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आया। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो आप ऑलरेडी देखिए कि वहाँ पर 50th हैप्पी 50th एनिवर्सरी लिखा हुआ है, केक रखा हुआ है। जिनको आप देखना चाह रहे हैं वो लोग आपके कहीं पीछे, और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग आपसे ये बातें कर रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपके XYZ पर्सन की तो आज 50वीं साल गिरा है। आप इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब जब उस चीज़ पर फोकस करेंगे और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो रीप्रोग्राम अपने आप हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। मैं ये समझ रही हूँ कि शायद यही क्वेश्चन है आपका। अगर इसके अलावा है तो प्लीज़ इसको ठीक से लिख के बताइएगा, क्योंकि जो मुझे समझ में आया मैंने उसका आंसर आपको दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिना उंगली उठाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं LOA से, तो बहुत सारे LOA कोचेस क्यों अपना कोर्स बेचते हैं मनी के लिए? इट्स माय डाउट। JKM का भाई देखिए, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 6 मंथ्स, और आप ये मेरे इंस्टाग्राम पे जो कोचिंग की रिव्यूज़ हैं आप उनमें जाके, जो बहुत पुराने रिव्यूज़ हैं आज से 3 साल 4 साल पहले वाले, आप उनको देख सकते हैं। उसमें हर जगह लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 6 मंथ्स तक कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया था किसी से। पूरे वर्ल्ड से जहाँ से भी मुझे क्वेरी आती थी, मैं यही इतना लंबा 5 आवर्स का ड्यूरेशन मैं सबको देती थी, और वो 5 आवर्स का ड्यूरेशन देने के बाद उनको जो लर्निंग होती थी, उनको जो रूटीन प्रोवाइड करती थी, उससे फिर वो जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते थे वो मुझे आके सक्सेस स्टोरी बताते थे। और मैंने सक्सेस स्टोरीज के भी वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट, आप पुराने जो बहुत पुराने पोस्ट हैं वहाँ पर, उनको जाके आप चेक करिएगा। तो जब मुझे ये रिजल्ट्स दिखने लग गए कि नहीं ये सब पर काम कर रहा है, तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली लिया, और मैंने कहा ठीक है, एक मैं बहुत नॉमिनल प्राइस देकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैं अपनी मेहनत करके इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाऊंगी। और उसमें मेरा 9 to 6 ऑलरेडी वर्किंग रहता है। ये जितने भी क्लाइंट्स मेरे ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं ये बात उनको पता है। और मेरी कोचिंग नॉर्मली 7 PM से स्टार्ट होती है। मेरे पास बेरली 30 मिनट्स का टाइम होता है जो मैं घर आने के बाद अपने आप को देती हूँ, और फिर वापस मैं कोचिंग में लग जाती हूँ। यहाँ किसी को कोर्स बेचने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि मेरा जो इसमें एफर्ट गया है, जितने क्लाइंट्स मेरे डेडिकेटेड जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 60 दिनों से, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और खासकर जो और पुराने क्लाइंट्स हैं 3-4 साल की, मैं कितना मेहनत करती हूँ। मैं हर एक क्लाइंट के साथ जो मेहनत करती हूँ वो पैसों के लिए नहीं होती है। जो भी अमाउंट आप मुझे देते हैं उस पैसे के अगेंस्ट में जो आपको इन रिटर्न दिया जाता है वो कतई बिल्कुल उससे जस्टिफाइड नहीं होता। उसके आगे उतना जो अमाउंट लिया जाता है वो पीनट है, लिटरली वो पीनट है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम पुटिंग माई एनर्जी, इफ आई एम पुटिंग माई एफर्ट, इफ आई एम पुटिंग एनीथिंग, मैं खुद चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं काम करूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे घर बैठे इनकम नहीं आ सकती है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास इनकम आ सकती है। आई माई सेल्फ एम इज़ अ वर्कोहलिक पर्सन। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, और मुझे बहुत अमेजिंग लगता है जब मेरे बताए हुए जो रूटीन्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस लोगों को दी जाती है, जब वो चीज़ उनको मिलती है, मतलब फॉलो करते करते जब उनको रिजल्ट मिलता है, तो मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है। मुझे लिटरली ऐसा ही लगता है कि मेरे फैमिली में किसी को सक्सेस मिली है। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आई एम कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। ओके, दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। दूसरी बात,
जब आप ये कहते हैं कि यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू गेट योर डिज़ायर, यहाँ पर बात ये पूछनी चाहिए आपको कि मैडम क्या आपका भी गोल नंबर 1 मैनिफेस्टेशन कोच बनने का है? क्या ये सपना आपका भी है? मैं ये कहूँगी मैंने कभी मैनिफेस्टेशन कोचेज़ के साथ अपनी रेस नहीं लगाई है। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ओनली 22 सीट्स इन अ मंथ मैं लोगों को दे पाती हूँ। इससे बियॉन्ड में एक बंदा कोई कितना अच्छे प्रोफाइल का क्यों ना हो, डबल ट्रिपल भी मुझे देना चाहते हो, आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं काम करती हूँ एज मैनिफेस्टेशन कोच बिकॉज मुझे काम करना पसंद है। मैं इसमें पैसे को इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ कि पैसे से मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। मुझे इसलिए इन्वॉल्व करना पड़ता है मनी, क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आ जाता है। एक जो कोचिंग लेने वाला पर्सन है वो भी सीरियस लेता है कोचिंग को, जो कोचिंग देने वाला है उसके भी अपने एफर्ट्स जस्टिफाइड हो जाते हैं। तो दैट इज़ द होल सिस्टम विच आई वॉन्टेड टू फॉलो। और जहाँ जहाँ मैंने अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं उसमें डाला हुआ है कि विदाउट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर मुझे काफ़ी जगह से सक्सेस मिली है। चाहे वो अटेंडम कहीं से भी इमीडिएट बेसिस पे कैश आना हो गया, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो, चाहे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं जिसमें लिटरली मैंने मतलब उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया है और वो चीज़ मेरी लाइफ में हुई, दैट टू विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। तो जैसा मैंने कहा, मैं बाकी कोचेज़ के आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एल्स, बट मैं अपनी अगर बारे में बात करूँ एज मैनिफेस्टेशन कोच, मेरी लाइफ के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। ठीक है, मेरा ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा जरिया है मेरी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने का, ये जो मैनिफेस्टेशन से मुझे कोई इनकम आती है। और मैं यहाँ किसी को मतलब हार्ड कोर प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए बस ये कोर्सेज बेच रहे हैं, प्लीज़ यू आर कम्प्लीटली मिस्टेकन। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ इस समय आपको फ्री में Q&A नहीं दे रही होती। मेरा कोई मतलब नहीं है Q&A देने का। मैं चुपचाप आती, अपने कंटेंट को यहाँ पर शेयर करती आप लोगों के साथ, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता तो आप देखते, और अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर किसी और को देखते। तो यहाँ अगर मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो यहाँ तो कहीं कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। थोड़ा दूसरे लेवल पे भी चीज़ों को सोचा करिए। अगर आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और दूसरे को देख रहे कि ओ माय गॉड ये पर्सन तो इतना कमा रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप से पूछिए मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। ठीक है, और हर किसी के गोल जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं वैसे नहीं होते हैं। हर किसी के गोल डिफरेंट होते हैं। हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आरू शर्मा का। आई वॉन्ट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बट ऑल्सो हैविंग ऑपोजिट थॉट्स लाइक इट्स टफ, टू मच कॉम्पिटिशन। हाँ, मैंने अभी इसका आंसर दिया आरू शर्मा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किसी ने मुझसे पूछा और मैंने पूरा डिटेल में आंसर दिया कि आपके अगर ऑपोजिट थॉट मन में फियर होता है तो उसको चेंज कैसे करना है। प्लीज़ उनका आंसर सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं रीता प्रधानिया का। SPFWB, ये क्या है? FWB क्या होता है? चाहता है और डेली बात भी नहीं होती है, कमिटमेंट चाहिए, सर्कमस्टांसेस देखकर लगता है भूल जाऊं उसे। हाँ, तो ये टोटली आपके ऊपर है रीता जी कि आप अपने SP को क्या चाहते हैं। देखिए, हर एक वर्जन ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप SP को ये समझ के चल रहे कि ये मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है, ये मेरे को वैल्यू नहीं करता है, ये मुझे प्यार नहीं करता है, अगेन आप SP को एज सेपरेट एंटिटी समझ रहे हैं, जबकि SP है कौन? SP आप ही की इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे होते तो SP पर इतना फोकस नहीं होता आपका फोकस अपने आप पर होता कि ठीक है, सामने वाले पर्सन को अगर मैं अच्छी लगूंगी, अगर उसको मेरी कंपनी पसंद है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास खींचे चला आएगा। उसका मेरे बिना गुजारा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ इतनी अच्छी। इस तरह से अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो ही ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है? सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, अपने सेल्फ लव पर काम करिए। जितना इन डेप्थ अपने पर फोकस रखेंगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही जल्दी आपके SP में आपके प्रति बदलाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं राशि मिल्होहानी का। इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे मैनिफेस्ट करूं? इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग हमेशा मन में आ जाता है।
हमेशा मन में आ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, प्लीज़ गाइड। देखिए इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रोफिशिएंट होना है तो उसके लिए अगर आपको 3D लेवल पे देखना है तो मैं तो ये हमेशा सजेस्ट करूँगी आपको कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी इम्प्रूव होती हुई आपको इंग्लिश दिखाई देगी। दूसरा, सबसे पहले इंटरनल लेवल पे इस चीज़ को मानकर चलिए कि कोई लैंग्वेज आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है सीखना। हर एक लैंग्वेज बहुत ईजी है। आप इतने केपेबल हो कि अगर आप अपना अवेयरनेस, अपनी अटेंशन, अपना फोकस किसी चीज़ पर लगाते हो तो 100% उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। जब इंटरनल लेवल पे आप इतना सॉलिड कॉन्फिडेंस रखोगे अपने आप को लेकर, तब किसी भी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा, आपको कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं लगेगी, आपको कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं लगेगी, आपको हर एक चीज़ डुएबल लगेगी। सक्सेसफुल होने के चांसेस उसमें आपको 100% दिखेंगे और आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि ये मेरे जैसा पर्सन भी इस चीज़ में अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देख सकता है। तो उसके लिए जैसा मैंने कहा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और एंड ऑफ योर सीन, जो आपका डिज़ायर्ड सीन है ना, उसमें आप ये देखिए कि वो आपके फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि वो आपसे पूछना चाह रहे हैं तुमने कहाँ से सीखी है इंग्लिश। और इस पूरे सीन को देखकर आपको कैसा फील होगा, ये चीज़ आप जितना ज़्यादा डोमिनेंट थॉट के तौर पे, डोमिनेंट फीलिंग के तौर पे आप बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको 3D में रिजल्ट जल्दी दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं चिराग मेहता का। डियर मैम, एक विश के लिए रोबोटिक एफर्मेशन कर लिया है और उसे डिटैच होने के लिए मैं दूसरी डिज़ायर के लिए रोबोटिक एफर्मेशन कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम गैप की जहाँ तक बात है, देखिए अगर एक विश आप ऑलरेडी रोबोटिकली कर चुके हैं और वहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, आप 1-2 दिन का गैप लीजिए और उसके बाद, क्योंकि 1-2 दिन इसलिए मैं कहती हूँ कि इतना बोलने के बाद, इतना रिपीट करने के बाद आप ऑलरेडी बहुत फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत टायर्ड फील करते, तो गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, मे बी 1 or 2 days और मे बी 3 days, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड विद द सेकंड डिज़ायर एंड डू इट रोबोटिकली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ओम प्रकाश का। नमस्ते मैम, नाइट में रोबोटिक एफर्मेशन करने के बाद मेडिटेशन करके मेडिटेशन में ही सो जाते हैं, क्या होगा? कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा? डिज़ायर पर प्लीज़ आंसर। नहीं, मेडिटेशन हमेशा पहले करिए ओम प्रकाश जी, मेडिटेशन हमेशा पहले किया जाता है कोई भी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हैं, पहले मेडिटेशन करिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप मेडिटेशन में टाइम लगाते हैं, उसके बाद फिर रोबोटिकली एफर्म करिए और रोबोटिकली एफर्म करते करते सो जाइए। ये राइट वे है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का। मेडिटेशन पहले इसलिए किया जाता है ताकि आपका लॉजिकल माइंड बिल्कुल काम डाउन हो जाए और आप मन से बिल्कुल शांत हो जाए। मेडिटेशन आपको शांत कर देता है, माइंड आपका बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है। उसके बाद जब आप कोई चीज़ अफर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, लॉजिकल माइंड उसमें इंटरफेरेंस नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन पहले करिए और बाद में अपनी डिज़ायर को, जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एंड सीन आप विजुलाइज करिए, एंड सीन को रिपीट करिए बोल बोल के, जो भी करना है आप उसके बाद करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं एचवी का। एफर्मेशन टेप एंड सब्लिमिनल पर डिटेल वीडियो, हाँ बिल्कुल आएगी। एफर्मेशन टेप पर तो मैं इतना नहीं समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है सब्लिमिनल का टॉपिक बहुत दिनों से पेंडिंग है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीक में मैं आपको एक इस टॉपिक से कवर करते हुए मैं आपको 100% एक वीडियो अपलोड कर दूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है, इसलिए बीच बीच में कई बार गैप भी हो जाता है, बट आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मतलब हर वीक में कुछ ना कुछ मैं आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो इस वीक में ये सब्लिमिनल टॉपिक पे मैं डेफिनेटली एक छोटा बड़ा कुछ भी वीडियो तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं स्त्रोतर टी मॉडल का। 4th में नीट एग्ज़ाम है, मेरे प्रिपरेशन नहीं है, कैसे मेडिकल कॉलेज मैनिफेस्ट करें? गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए मुझे। 3D में आपके साथ क्या हो रहा है उसके आपके एंड रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको माइंड्स आई में आप ये देख पा रहे हो कि आपका एडमिशन ऑलरेडी डिज़ायर्ड कॉलेज में हो चुका है, देन रिपीट दैट सीन ओवर एंड ओवर अगेन। और मैं फिर ये बात कहती हूँ, जो प्रिपरेशन की बात आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे करते हैं, प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम में क्लियर होने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप अपने जॉब को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हैं तो आपके पास नॉलेज रहेगी, आप ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में बन पाएंगे, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग इस चीज़
को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार मेहनत में कमी कर रहे हैं या प्रिपरेशन में कमी कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज आपको अटेन नहीं करना है, देन अगर आपको उस जगह पे आप पहुंच भी जाओगे ना, चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लोगे, तो वहाँ सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बहुत ही शैलो लेवल पे काम कर रहे हो, डीप लेवल पे काम नहीं कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें जब आपकी मिल के काम करती हैं तो एज अ पर्सन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा, और फिर आप बाकी जो 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें कंप्लीट ऑपोजिट भी होती हैं ना, उनसे फिर आप घबराते नहीं, क्योंकि इंटरनली आप नॉलेजेबल इंसान हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ग्रेटफुल सोल का। अगेन ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत लंबे लंबे हैं, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक दिस और नॉट, बट बाकी से तो ये छोटा है, चलो मैं यही ले लेती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे एसपी की शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि मेरे नेबर्स हैं और कास्ट अलग है और मेरे ओल्ड बिलीव्स हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, डाउट्स फियर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, घर वालों को बोलना। देखिए, जो भी 3D में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं, उसमें अड़चने आ रही हैं, उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मेरे इंटरनल रियलिटी में मैं अपने बारे में और अपने एसपी के बारे में क्या सोचती हूँ। कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं कर सकती, या मेरे पेरेंट्स को मैं कहीं पर भी किसी भी बात पर कन्विंस नहीं कर सकती, मुझे उनकी बात पर चलना पड़ता है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो अल्टीमेटली पेरेंट्स उसी चीज़ को आपके सामने 3D में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये तो चलो आपके एसपी की बात अभी है, कोई भी आने वाले सिचुएशन में आप जहाँ बैठोगे ना, तो आपके पेरेंट्स आपसे अग्री नहीं करेंगे, आपसे डिनाई करेंगे, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड। तो आपके इंटरनल रियलिटी में इस चीज़ का क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है, इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है। अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने 3D को नहीं। 3D में हर चीज़, चाहे वो एसपी हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके लव्ड वंस हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना है, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हर चीज़ 3D में आपका क्रिएशन है। द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स, एवरीथिंग इज़ योर क्रिएशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, और उसके साथ साथ आप सेल्फ लव पर भी काम करिए। ओनली देन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। पहली चीज़। दूसरी बात मैं आपको ये समझाऊंगी कि छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, उनको ज़रूर आप डेली बेसिस पे मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि उससे आपको लॉ पर भी फेथ आएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ना लॉ पर फेथ है ना खुद पर फेथ है, आप सारा फोकस सिर्फ 3D सिचुएशन में लगा के बैठे हो। तो जहाँ पर फोकस लगाओगे वही चीज़ ज़्यादा बढ़ती हुई आपको 3D में दिखाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रतीक प्रोडक्शन का। मैं सैट्स परफॉर्म करता हूँ तो अगले दिन कुछ मूवमेंट दिखता है चीज़ों में, तो सेकंड डे जब मैं सैट्स परफॉर्म करता हूँ तो एक्सपेक्टेशन आने लगती है ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप 3D पे फोकस कर रहे हो ना, 3D में आप वैलिडेशन ले रहे हो ना, हर एक चीज़ 3D में वैलिडेट करके कि हाँ इस बार मैंने किया तो देखो इसका रिजल्ट मुझे 3D में ये दिखाई दिया। 3D में प्रूफ क्यों चाहिए आपको भाई? बार बार मैं ये बात समझा रही हूँ आप लोगों को कि 3D डेड रियलिटी है। 3D में सिर्फ वही चीज़ डिस्प्ले के फॉर्म पे आपको सामने दिखाई देती है जिसको आप रिपीट कर रहे होते हैं, जो आप चूज़ करते हो कि ये मेरा फोकल पॉइंट है, इस फोकल पॉइंट को जब जब मैं बार बार रिपीट करूँगा यही चीज़ आपके 3D में आपको दिखाई देती है। तो अगर आप 3D को प्रूफ मानकर अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को ऊपर नीचे करोगे तो 3D में भी फिर कभी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, कभी चीज़ें नहीं दिखेंगी। You need to understand this thing. It is you who's the creator of your reality. It is not the 3D which is going to give you the proof that it is you who's the creator of your reality. मतलब other way around नहीं है। आप क्रिएट करोगे तो 3D में दिखाई देगा, 3D में दिखाई दे रहा है तब आप मानोगे कि आप क्रिएटर हो, ये नहीं होता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मिताली तेम्बर्न का। आई एम सॉरी मिताली अगर मैंने आपका लास्ट नेम जो है वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है तो। मैम आई वॉन्ट टू नो हाउ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ इफ़ यू हैव SP whom you love a lot and he puts less effort and doesn't talk like before and doesn't shower नहीं, अब मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बट हाँ जहाँ तक रही बात सेल्फ कॉन्सेप्ट की, तो मैं अपने सभी क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट चाहे वो कोई भी डिज़ायर उनकी क्यों ना हो, SP
भी सिचुएशन हो, पेरेंट्स के साथ कोई उनका मतलब टिफ चल रहा है, या कोई भी चीज़ जहाँ पर उनको एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है, वहाँ पर उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक होता है। तो जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, जब वो सारे एफर्मेशंस को आप खुद के लिए बोलते हैं, जब वो एक्ट ऑफ लव आप खुद के लिए करते हैं, तो आपको ना लिटरली किसी दूसरे पर्सन का वैलिडेशन मायने रखता ही नहीं है। लाइक लिटरली आपको मायने नहीं रखता। एंड आई हैव सीन पीपल ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स बाय वर्किंग ऑन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट जस्ट विद इन लाइक कपल ऑफ वीक्स। मतलब 1 वीक 2 वीक में ही उनके अंदर वो जो बूस्ट है ना कॉन्फिडेंस का, वो दिखाई देने लग जाता है। वो बिल्कुल मतलब एक्चुअली अपने आप की लाइफ को वो बेहतर बना रहे होते हैं, अपने आप को वो सेल्फ लव दे रहे होते हैं, अपने आप के साथ वो खुश रहने लग जाते हैं। मैं आपको एक अपनी क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ। अभी मुझे उन्होंने कल या परसों जो ये सक्सेस स्टोरी है वो भेजी है। 5 मार्च को उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे करके देयर इज दिस वन पर्सन जो बहुत करीबी हैं उनके, और शी लिव्स इन USA। तो उनके और मेरे टाइमिंग में बड़ा इशू रहता है, तो हम मोस्टली कम्युनिकेट करते हैं 1 दिन के बाद। मतलब आज उन्होंने मैसेज भेजा होगा तो मैं 1 दिन के बाद या तो रात को रिस्पॉन्स दूंगी या मॉर्निंग में रिस्पॉन्स दूंगी उनको। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया 5 मार्च को, एंड शी इज़ अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइंड। कम से कम 2 साल पुरानी क्लाइंट है वो मेरी। हमेशा DM जो एक्सटेंशन है वो कराती रहती हैं जहाँ कहीं वो स्टक हो जाती हैं सिचुएशन में। उनका ये 3रा या 4था DM एक्सटेंशन है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे करके दिस वन पर्सन जो उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ उनका किसी बात पर बहुत मेजर आर्ग्यूमेंट हो गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, और उस आर्ग्यूमेंट के चलते सामने वाले पर्सन ने मेरी क्लाइंट को बहुत कुछ भला बुरा कहा, उनकी चॉइसेस ऑफ डेली लाइफ और जिस तरह से वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रही हैं, जो भी चीज़ें मतलब पर्सनल लेवल पे वो ग्रजेस होल्ड करते थे उनके अगेंस्ट में, उन्होंने सब कुछ कह दिया और बहुत नेगेटिव लेवल पे बोला। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब काइंड ऑफ वो ब्रेकअप सिचुएशन हो गई एंड शी लेफ्ट द रूम। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई इन सारी बातों से कि मतलब उस दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आज मेरे साथ ये हुआ, इस पर्सन ने मुझे इतना भला बुरा कहा। और फिर 2-3 दिन उनको मतलब 3 दिन वो लगातार ऑफिस गई हैं। 3 दिन तक उनका बिल्कुल मन नहीं लगा ऑफिस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप इतना मतलब डीप लेवल पे जब इतने बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स किसी लव्ड वन के साथ हो जाते हैं तो आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते कि मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, अब ये सारी बातें हुई और 3 दिन तक वो ऑफिस भी गई, लेकिन बिल्कुल उनका मन नहीं लगा, बीच बीच में छोड़ के आ गई, बीच में मुझे मैसेज कर रही हैं वहाँ से, वो सारी बातें हुई। एंड देन आई मेड हर सिट डाउन और मैंने उनसे कुछ बातें किया, उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, क्योंकि आप ये सारी सिचुएशन में इसलिए हो क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है आपको। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा देखो ये बैकलॉग में आपके पास बहुत सारे ग्रजेस आपने अपनी खुद की सगी फैमिली के लिए होल्ड करके रखे हैं, आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं यू आर नॉट feeling very satisfied with your life and you feel that you are capable of doing so much more, but end of the day आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आपकी लाइफ में वो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे पहुँचे, लेकिन आपको ही वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपने जितने भी लाइफ के चॉइसेस अभी तक बनाए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। और जब उनको ये चीज़ हिट किया ना, उन्होंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैं इतने सारे उनके ब्रदर को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या कहीं उनको मॉम को लेकर उनके बहुत सारे मन में, डैड को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ थे। उन्होंने बहुत बचपन से ही उन चीज़ों को फेस किया था, ट्रॉमा, और हमेशा उस बात को मान के चली कि नहीं मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी गलत नहीं होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो चॉइसेस वही ले रही थी जो उनके लिए गलत हो रहे थे, क्योंकि बचपन से वो आपका प्रोग्रामिंग उसी तरह से माइंड का हुआ है ना, जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया आपके बारे में, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया। And then from 5th March onwards, she started working on the routine of self-concept and rigorously, like morning में एक दिन भी मिस नहीं करना, लगातार मतलब 30 मिनट से 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम देना, every night with that kind of busy schedule। स्टिल उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया। एवरी डे, सैटरडे संडे, हर दिन उनका मेरे पास मैसेज आया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है अंदर से, आज मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था, फिर मैंने उसको चेंज किया। एंड लगातार कंटिन्यूसली वर्क करते करते विदाउट थिंकिंग कि वो अदर पर्सन उनके लाइफ में है भी, एग्जिस्ट करता भी है नहीं, उससे कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थी, कोई उन्होंने रिवर्ट बैक नहीं किया उस पर्सन को, ना उसके बारे में सोचा। शी ओनली वेंट फॉर इम्प्रूविंग हर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, कल उन्होंने मुझे मैसेज किया, दैट सेम पर्सन जिसके साथ उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था, और इस लेवल पे आर्ग्यूमेंट हुआ था कि मतलब लिटरली शी वांटेड टू स्लैप दैट पर्सन, उनको इतना गुस्सा आ रहा था उस समय।
एंड दैट पर्सन केम आउट ऑफ नो वेयर, अचानक से वो उनके सामने आया। और मैं ये यहाँ स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि मैं जो बता रही हूँ वो एक्चुअली फैक्ट है। उन्होंने मेरी क्लाइंट से माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर के लिए, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि पहले वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख रही थी, तो बट ऑब्वियसली बात है हर पर्सन उनको ग्रांटेड ले रहा था। अब उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने आप को सेल्फ लव देना शुरू कर दिया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखना स्टार्ट किया। तो हर पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में जो भी आना चाहता है वो पहले अपने पुराने जो उन्होंने हरकतें की हैं उसके लिए माफ़ी मांगा कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई है, आपको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। एंड शी वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अल्टीमेटली एक पर्सन ने आपको हर्ट किया है ना, जब वो अपनी गलती का एहसास कर रहा है और फिर वो आपसे आके माफ़ी मांग रहा है, तो आपको एहसास होता है ना कि देखो मैं गलत नहीं थी। आज इसने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि ये गलत था, तो अंदर ही अंदर आप फील करते हो कि नहीं भाई पॉजिटिवली तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगना चाहिए और मैं अच्छा फील भी कर रही हूँ। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द की टू एवरीथिंग। आप लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो सबसे टॉप पर अपने आप को रखिए, उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, रिग्रेसली काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए और बाकी सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, सिर्फ अपने आप पर ध्यान कीजिए और ये सोचिए दैट आई एम द प्राइज फॉर एनी वन इन माई 3D रियलिटी। जब आप अपने आप को ट्रॉफी मान के चलेंगे ना, तो हर पर्सन आपके पीछे आएगा, हर पर्सन आपको चाहेगा और हर पर्सन आपको वो इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। सो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव दोनों पर काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का। मैम मुझे बैक के पेपर 1200 रुपीज़ भरने हैं और लास्ट डे 3 अप्रैल है फ़ीस पे करने की, मैं कैसे ये सब रिवाइज़ करूं और समझूं कि मैं पास हो चुकी हूं? प्लीज़ टेल आई डोंट वांट टू पे नॉर आई वांट टू गिव द एग्जाम अगेन। कि इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो सबसे पहले तो आपका लिमिटिंग बिलीफ ये है कि मेरा बैक आया हुआ है, ये आपके 3D में आप देख रहे हो और आप इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। दूसरा लिमिटिंग बिलीफ ये है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, ये भी आप मान के चल रहे हो, ठीक है। और तीसरी लिमिटिंग बात ये है कि मुझे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पेमेंट है यानी फ़ीस है मुझे वो भी नहीं करना है। तो तीनों लिमिटिंग बिलीफ को अगर आप इतना ज़्यादा वैल्यू दोगे तो मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे? व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट something you just need to go to that end scene and accept it as your reality। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, then just imagine that nothing has happened wrong in your 3D reality। हर चीज़ आपके हिसाब से हुई है, इनफैक्ट जो मार्क्स आपके आने चाहिए थे वो आए हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर एक बार आप नई अजम्पशन में आ गए तो यू नीड टू किल दैट ओल्ड स्टोरी। फिर आप पुरानी नैरेटिव को वापस रिपीट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ का बार बार ध्यान रखिएगा। डोमिनेंट थॉट तभी काम करता है जब डोमिनेंट थॉट को इम्पॉर्टेंस देते हैं आप, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोलने के लिए तो देख रही हूँ कि हाँ मेरी 3D रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन इंटरनली आपको ये लग रहा है होगा कैसे, तो इसका मतलब आपको फेथ नहीं है लॉ पर। रिविजन टेक्निक तभी काम करती है जब एक्चुअल जो डिजायर्ड रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, पुराने पास्ट को ज़ीरो कर देते हैं और उस नई रियलिटी को ही दिल से लगा के बैठते हैं कि दिस इज़ द फैक्ट ऑफ माई लाइफ, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन माई लाइफ, सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसा मैं चाहती थी, उसका प्रूफ मेरे माइंड्स आई में है। तो इस तरह से आप अपने माइंड्स आई में जो चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं रिविजनल सीन को, और मान के चलें कि यही मेरी सच्चाई है, तभी आप उस चीज़ को। और यहाँ पर तो आपके साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि 3 अप्रैल आपने डेट लिखा है, तो टाइम क्रंच भी आपके लिए बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि आप टाइम क्रंच को भी माइंड में लेके चल रहे हैं कि 3 अप्रैल तो ये रही, समझ रहे हो आप। तो हर चीज़ तो 3D में ही आप फोकस होके देख रहे हो ना, जब तक 3D से बाहर नहीं निकलोगे मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे? ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं मेडिटेट सोल का। हाउ टू क्लियर फियर ऑफ इंटरव्यू बाय रिपीटिंग द एंड सीन ओवर एंड ओवर अगेन एंड टेलिंग योर सेल्फ दैट इंटरव्यू अगर मेरे से लिया जा रहा है तो वो लोग मुझसे सिर्फ वही सवाल पूछेंगे जिसके आंसर्स मुझे आते होंगे, बिकॉज इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। देखिए, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, और उसके लिए आपको मैनिफेस्ट छोटी छोटी चीज़ों पर पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। एकदम से आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने लगेंगे तो क्योंकि फेथ नहीं है, और बिना फेथ के तो
हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, फेथ से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होके 3D में आती हैं। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों पर काम करिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एफर्टलेसली। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उस पर काम करिए, फियर अपने आप ख़त्म होने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं समीक्षा क्वाड का। मैम, एक आई में स्क्विंट की प्रॉब्लम है, आई फील सो बैड, क्या मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ विद मैनिफेस्टेशन विदाउट सर्जरी? प्लीज़ गिव मी सजेशन। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इमेजिनल सीन में आपके पेरेंट्स जो हैं वो बात कर रहे हैं इस बारे में कि पहले जो प्रॉब्लम थी, आई रिमेंबर व्हेन, ये वाली टेक्निक जो है यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और वहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आपकी मॉम जो है वो इस बात को कह रही है कि मुझे वो दिन याद है जब हम इस परेशानी को जूझ रहे थे समीक्षा से रिलेटेड, जहाँ पर उनकी आईज़ में परेशानी थी। और आज देखो, आज कितना सब कुछ बढ़िया है। शी लुक सो प्रिटी, उनकी आंखें कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये बहुत छोटा सा सीन, लेकिन दिस इम्प्लाइज दैट योर विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड विदाउट थिंकिंग द हाउ एंड द व्हेन। जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस सीन और यूल सी कि आपकी जो, और मेन फोकस आपका होना चाहिए कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जब आप सुन रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि आपके पेरेंट्स जो पहले इस बात को लेकर परेशान थे वो आज की डेट में बहुत खुश हैं इस बात को लेकर, एंड यू आर द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस। तो इस समय आपको जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग पर फोकस करिए, उसको डोमिनेंट थॉट बनाइए और इस सीन को बार बार रिपीट करिए अंटिल इट बिकम्स योर रियलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दीक्षा का। हेलो मैम, मैं एसपी के साथ पापा के परमिशन से मैरिज और जुडिशरी में सिलेक्शन दोनों एक साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर चीज़ें और वर्स्ट हो रही हैं। एसपी का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है, बात बात पर मुझसे इरिटेट होता, नेगेटिव फीलिंग करने लगी हूँ, उससे मेरा विजुअलाइजेशन और अफर्म करने का मन नहीं करता। हाँ, क्योंकि आपका फोकस पूरा 3D में है ना, आपका फोकस पूरा 3D में है ना। प्रॉब्लम ये है दीक्षा कि जब हम कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम चाहते हैं उसका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है, और हम बार बार उसका रिज़ल्ट जो है वो 3D में ढूंढ रहे होते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि 3D में जो भी फ्रिक्शन आ रहा है वो भी तो हमारा क्रिएशन है। तो अगर XYZ पर्सन आपके साथ वो बिहेव नहीं कर रहा है, आप अपने आप से पूछो, क्या मैं डेस्परेट नहीं हूँ इस बात के लिए? जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो इन चीज़ों के लिए? काम हमें उस डेस्परेशन पे करना है, काम हमें उन फियर फैक्टर्स पर करना है जो आपको अपने फ्यूचर को देखकर डर लग रहा है। उन पर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3D में जो भी आपके रिफ्लेक्शन के तौर पे लोग आपकी 3D में आते हैं वो आपको एक दूसरी तरीके से देखेंगे, दूसरी तरह से सिचुएशन जो है वो आपकी दिखाई देगी और चेंज होने लग जाएगी अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन है प्रभजोत का। मैम, मेरे मन में जिसके लिए कोई फीलिंग या प्यार नहीं है, पर मेरी उससे शादी हो गई है, मैं अपने मन में उसके लिए प्यार और फीलिंग कैसे इमेजिन करूं? आपके मन में उनके लिए अगर प्यार नहीं है तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या आप उनके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें दिल में होल्ड करके बैठे हैं? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल लाइक एकदम स्ट्रेंजर है तो उससे ना तो आपके मन में प्यार उमड़ेगा, ना ही आपके लिए उसके मन में कोई क्रोध होगा, ना कोई नेगेटिव फीलिंग होगी, है ना, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, आप उसको नहीं जानते। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि आप उसके साथ डे नाइट ज़िंदगी जी रहे हैं, इवन एक रूममेट भी होता है ना, उसके साथ भी आप अपना रूम शेयर करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शेयर टुगेदर, अल्टीमेटली आप उससे एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं। और वो जब पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। तो अगर आपके मन में उसके लिए प्यार नहीं है, उसके लिए फीलिंग नहीं है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके मन में उसके लिए नेगेटिविटी भरी हुई है? क्या कुछ बातों को लेकर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं इंटरनली नेगेटिव चीज़ों पर? अगर हाँ तो पहले उन पर ध्यान दीजिए कि वो नेगेटिव मेरी चीज़ें मन में क्यों आई हुई हैं। और अगर नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोशिश करिए अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने के लिए कि अगर मेरी शादी हो गई है, मेरे मन में इनके लिए प्यार नहीं है, तो क्यों नहीं है? आफ्टर ऑल ही इज़ योर हस्बैंड, राइट? एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके हर सुख दुख में वो खड़े होते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली फीलिंग्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं। आप एटलीस्ट फीलिंग्स के तौर पे आप उनकी केयर तो करने लग जाते हैं। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो या तो आप किसी और से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि अब
आपको लगता है कि सिर्फ उसी पर्सन को मैं इतना प्यार दे सकती हूँ, बाकी किसी को नहीं दे सकती, तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि अपने आप के साथ टाइम बिताइए और तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि प्रॉब्लम ऐसी क्यों हो रही है। और जो भी आपके आंसर्स आपको मिलते हैं उन लिमिटिंग बिलीफ को रीप्रोग्राम करने के लिए उनको रिप्लेस करिए विद पॉजिटिव एफर्मेशन। जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ आते हैं उनके ऑपोजिट आप बोलना स्टार्ट करिए और रिपीट करते रहिए जब तक कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी का संचार ना बहने लग जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यूनिवर्सल 754 का। M30 कुंडली में फेवरेबल प्लैनेट पोजीशन में नहीं है, अच्छी ग्रह दशा में होने की वजह से शादी के बाद बात। ये क्वेश्चन ना यूनिवर्सल 754 मैं बहुत सारे Q&A में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और बहुत डिटेल में मैंने कुंडली के ऊपर डिस्कशन किया है, चाहे वो SP से रिलेटेड कुंडली मैच की बात हो, चाहे वो नॉर्मली मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, कुंडली में ये बताया गया है, या मैं पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं हुआ है। प्लीज़ जाके Q&A देखिए और आपको इस बात का एक गहराई से आंसर जो है वो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गो विद द फ्लो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, यूट्यूब से अर्निंग हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कुछ बताओ, कुछ सजेशन दो, कैसे मैनिफेस्ट करूं। जो भी आप करना चाहते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इमेजिन करिए कि यूट्यूब आपने स्टार्ट कर दिया, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस यूट्यूब चैनल के लिए, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट पर अपने फोकस करिए, यूट्यूब के लिए लर्निंग करिए, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ें तो है नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्यूटीफुल लाइफ का। अच्छी लोग और अच्छा कैरियर ना होने की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, सब आपका क्रिएशन है। अच्छी लुक, अच्छा आपने लिखा है अच्छी लुक और अच्छा कैरियर। देखिए, अच्छी लुक आप अपने आप को दुनिया से डिफाइन करके अगर देखोगे ना, तो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस ही दिखाई देगा। अपने आप को दुनिया की निगाह से नहीं, अपने आप को अपनी निगाह से देखिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। जब तक सेल्फ लव नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों के कॉम्प्लीमेंट से समझेंगे कि हाँ मैं ऐसी पर्सन हूँ। जब आपका सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ करेगा तभी आप मानोगे कि मैं अच्छी हूँ, जबकि सामने वाले पर्सन का आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आप ही की इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, या आपको लुक्स में अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप खुद को ही वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी अच्छाइयों की, उनकी लिस्ट बनाइए और सेल्फ लव पर एक्ट करना चालू करिए। सेल्फ लव की बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी हुई है, उसको जाके देखिए, रूटीन फॉलो करिए और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते सेल्फ लव पर, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिए। एफर्मेशन मिरर में देखकर बोलिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आने लग जाएगी। और बाकी जो भी आपने बातें लिखी है ना कि मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, फीचर्स कैसे अच्छे करूँ, लड़का कोई शादी के लिए चूज़ नहीं करेगा, एब्सोल्युटली सुपरफिशियल बातें हैं ये, बिल्कुल सुपरफिशियल बातें। जो जगह पे आप बैठे हो, देखिए जो आउटर लुक्स होती हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इंटरनल लेवल पे एक इंसान का अच्छा होना सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई परवाह करता है, अगर आपकी कोई केयर करता है, आपको प्यार करता है, आपके लिए अनकंडीशनल लव हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, आप अल्टीमेटली उसी पर्सन के साथ खुश रहोगे। उस पर्सन के साथ नहीं खुश रहोगे जो देखने में इतना अच्छा है लेकिन वो आपको सीधे मुंह बात नहीं करता है, आपके साथ बदसलूकी करता है, मिसबिहेव करता है, आप उसकी शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहोगे। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हाईलाइट करिए, उन अच्छाइयों को बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइए और कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं किरण तिवारी का। मैंने CGL 2024 गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे अच्छे विजुअलाइजेशन किया, सैट्स, डे ड्रीमिंग सब किया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसी दिन से रिवीजन टेक्निक भी कर रही हूँ। अब तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट भी मिलनी स्टार्ट हो गई है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्या सोचा क्या हो गया। पहले अपने आप से ये सोचिए कि किरण जी, आपकी लाइफ में सिर्फ ये CGL 2024 जो कि गवर्नमेंट एग्जाम है, यही सब कुछ है, इसको ही आपने सबसे टॉप पे रखा हुआ है। अगर इसको रखा हुआ है तो फिर आपकी क्रिएटर वाली जगह तो वैसे ही छिन गई ना आपसे। मैं बार बार आपको ये समझाती हूँ, देखिए विजुअलाइजेशन या कोई भी टेक्निक से आप एक माइंडसेट में पहुँच सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर अगर आप इस बात को फियर करते हैं कि नहीं ये चीज़ शायद मेरी 3D रियलिटी में कैसे होगी क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती हूँ, तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली डोमिनेंट थॉट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ना। जो चीज़ आप 3D रियलिटी से बचने के लिए कर रहे हो वो थोड़ा ना मैनिफेस्ट होगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी आप रिविजन टेक्निक भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी मुझे साफ इस मैसेज में आपका डर दिखाई दे रहा है कि ये क्या सोचा था क्या हो गया। अल्टीमेटली आपने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है कि रिजल्ट मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इससे मैं जो भी अपने बारे में आपने सोचा होगा कि मुझे इनसे रिस्पेक्ट मिलेगी, दुनिया में मेरी वाहवाही होगी, वो चीज़ आप लेकर चल रहे थे। आप इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दे रहे हो? आप अपनी डिज़ायर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, खुद को इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दे रहे हो। और हर चीज़ आपका क्रिएशन है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर आपका रिजल्ट जो आपके फेवर में नहीं आया है वो भी आप ही का क्रिएशन है। तो पहले अपने आप से पूछिए कि इंटरनल लेवल पे क्या आप डाउटफुल थे, क्या आप फियरफुल थे, कहीं ना कहीं आपने अपने से ज़्यादा डिज़ायर को वैल्यू दिया था, बहुत ज़्यादा आउटकम से आप अटैच हैं, वो दिख रहा है, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है। तो इस पर जब तक आप काम नहीं करेंगे रिजल्ट आपके फेवर में कैसे आएगा? ठीक है, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अनन्या मिश्रा का अगला क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा। क्या हम डिज़ायर्ड अपीयरेंस में अपनी बॉडी के बोन साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट हाइट, डिक्रीज़ रिब केज या शोल्डर साइज़? वेल, जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगेन जो आपको 3D में दिखाई देता है वो उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करके आप अगर मैनिफेस्टेशन की रियलिटी पर फोकस ज़्यादा करेंगे, यानी डिज़ायर्ड रियलिटी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो येस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आई एम नेवर गोइंग टू से कि मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इतनी सारी जो सबलिमिनल्स है ना, उसमें ये टॉपिक पर भी लोगों ने वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर टॉल हाइट है तो शॉर्ट हाइट, क्यूट हाइट, शॉर्ट हाइट, इस तरह के भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो सबलिमिनल में आपके इस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बनाए गए। तो येस, वेरी मच पॉसिबल। क्वेश्चन है वैष्णवी निगम का, हाय दी, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन एक टाइम बाउंड कर लिया है कि मुझे इस टाइम में मिल जाए, तो कैसे मैनिफेस्ट करें? टाइम क्रंच में जब भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, टाइम को नेगेट करना पड़ेगा, टाइम को ज़ीरो मानना पड़ेगा। और आज जो चीज़ आपको 10 दिन के बाद चाहिए ना, उसको आज मान के चलो कि वो डेट जो है वो आज आ चुकी है, यानी 10 दिन आपने लैप्स कर दिए और आज की डेट वो जो आ चुकी है, इस डेट में मुझे वो डिज़ायर मिल चुकी है। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू फील? अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनल सीन्स को विजुलाइज करने में लगाइए, उस चीज़ को फील करने में लगाइए, और जितना ज़्यादा आप विश फुलफिलमेंट स्टेट में रहेंगे, जितना ज़्यादा लिविंग इन द एंड करेंगे, उतना ही 3D मोल्ड होती चली जाएगी। डेट को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, टाइम ड्यूरेशन को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, दैट्स द ओनली की। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं करण का। अगर हम कोई रिजल्ट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बार बार 3D चेक नहीं करना चाहिए, पर अगर हम 3D चेक नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आया है कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ। लॉजिकली ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि भाई XYZ जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो एक पर्टिकुलर, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आना है वो तो एक पर्टिकुलर डेट को आएगा ना। आपको हर दिन तो डेली 3D चेक नहीं करना है ना, एक पर्टिकुलर डेट को वो जो रिज़ल्ट है वो आएगा। मेरे से छोटे, एक बहुत छोटे कज़न है मेरे, उनके अभी कुछ टाइम पहले ही एग्ज़ाम चल रहे थे, पिछले साल की बात है। वो पर्सन लीस्ट बॉदर्ड है, उसका रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं, क्या है तुम्हें रिज़ल्ट तो बताना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, मतलब बाकी रिलेटिव्स फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, रिज़ल्ट आया नहीं आया। ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि उसको पता है इतने मार्क्स का मैं करके आया हूँ, इतने में से इतना, वो 10% का मार्जिन लेके चल रहा था ऑलरेडी कि हाँ 10% इधर उधर हो सकता है, बियॉन्ड दैट इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स कम नहीं होंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट था, अल्टीमेटली उसके मार्क्स भी वैसे ही आए। तो फिर मेरी बात आती है ना कि आप कॉन्फिडेंट किस बात के लिए हो, जिस डिज़ायर्ड रियलिटी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो, या 3D में उस चीज़ का प्रूफ पाने के लिए आप बार बार 3D को चेक कर रहे हो? किस तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ये फिगर आउट करना आपका काम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है JS खान का, यूट्यूब पर जो चैनल है अफर्मेशन और सब्लिमिनल के लिए, क्या वो सुनते हुए फील करें तो वर्क करेगा? डू यू हैव एक्सपीरियंस? नहीं, देखिए यूट्यूब पर क्या अफर्मेशंस सब्लिमिनल आप सुनना चाहते हैं वो टोटली आपका कॉल है। मैं सिंपली यहाँ आपको एफर्मेशंस के बारे में बता देती हूँ। एफर्मेशंस इसलिए आप करते हैं ताकि आप मन में इस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं कि जो मेरी डिज़ायर है ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। इस तरह से आप चीज़ों को विजुलाइज करते हुए अफर्म करते हैं। अगर
विजुलाइज नहीं भी करते हैं तो रिपीटेशन के दौरान आप अपने शब्दों को, उनके मीनिंग को समझते हैं और इससे आपको यह एहसास होता है कि मेरी डिज़ायर जिसके पीछे मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर रही हूँ, ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो रेपिटेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आप खाना खाते खाते रिपीट कर सकते हैं, आप ड्राइव करते करते रिपीट कर सकते हैं, आप मूवी देखते देखते रिपीट कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सबलिमिनल या गाना सुनते सुनते भी रिपीट कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। मेरा काम यहाँ पर आपको एफर्मेशन का इंटेंशन क्या है उसके पीछे, और आप एफर्मेशन जिस तरह से कर रहे हैं, क्या आपको उसका एहसास हो रहा है फुलफिलमेंट का या नहीं, मेरे लिए वो बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्स 3Q का। मेरी एग्ज़ाम आने वाली है तो मैं एग्ज़ाम हॉल का विजुलाइजेशन करूं या फिर रिज़ल्ट का? प्लीज़ सजेस्ट व्हाट कैन आई डू फर्स्ट। आप सिर्फ अपने रिज़ल्ट का विजुलाइजेशन कीजिए। हमेशा जो भी डिज़ायर आपकी है उसका एंड सीन क्या है। आप एग्ज़ाम का हॉल देख के क्या करेंगे मुझे बताइए, वो आपका एंड गोल तो नहीं है ना। आपका एंड गोल है जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें आप क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना, वो आपका एंड गोल है। तो हमेशा एंड गोल को विजुलाइज करिए, बीट एनी डिज़ायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं गायत्री चैटर्जी का। गुड इवनिंग मैम, इज़ देयर एनी कॉन्सेप्ट लाइक द वॉर्टेक्स इन लॉ ऑफ अजम्पशन? नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है वॉर्टेक्स का, ना ही कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है नेवल गोडार्ड सर ने। मैंने जितना मेरी नॉलेज कहती है, मैंने उनकी ऑलमोस्ट, मैंने बुक्स तो सारी ही पढ़ी हैं, लेक्चर्स भी उनके ऑलमोस्ट सारे ही पढ़े हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इट इज़ 4D एंड द डिफरेंट टाइम लाइन्स। गौरव चैटर्जी, अच्छा ये गायत्री चैटर्जी के नाम से गौरव चैटर्जी मैसेज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, 4D इज़ नथिंग बट योर इमेजिनेशन। इसमें डिफरेंट टाइम लाइन, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन 4D, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर डिफरेंट डायमेंशन अदर देन योर 3D। तो जब आप टाइम लाइन्स की बात करते हैं, यानी डिफरेंट टाइम पीरियड्स, टाइम लाइन्स की बात करते हैं, वो सिर्फ 3D में एग्जिस्ट करता है। 4D में जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड रही हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड रही हो, वो आज अभी इस मोमेंट में आप पा सकते हैं बाई जस्ट इमेजिनिंग द एंड सीन ऑफ इट। ठीक है। तो वोर्टेक्स के बारे में इतना लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ा हो वोर्टेक्स से रिलेटेड, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वोर्टेक्स का है, अब्राहम हिक्स का पूरा एक बुक है वोर्टेक्स से रिलेटेड, आई रिमेंबर, और मैंने कुछ हद तक उसको पढ़ा भी है, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं नो नेम का। मेरी एग्ज़ाम 1 मंथ के बाद है तो क्या मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सिलेबस क्लियर कर सकता हूँ? सिलेबस क्लियर कर सकते हैं आप। सबसे पहले अपने आप से पूछिए सिलेबस क्लियर क्यों नहीं किया है। आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, आपको प्रिपरेशन से डर लग रहा है, आपको सब्जेक्ट्स टफ लग रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है सिलेबस कंप्लीट करने से पहले? उस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करिए ना। अगर आपको लगता है नहीं सब्जेक्ट बहुत टफ है, तो अपने आप को वापस से स्ट्रेंथन करिए बाय रिपीटिंग कि नहीं, आई कैन, जिस पे भी मेरा फोकस जाता है वो चीज़ मैं आसानी से लर्न कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन, ये जो एफर्मेशन है, ये बार बार रिपीट करिए आप, देखिए आपको लर्निंग में आसानी हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें वो टफ नहीं लगेंगी। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं अंजू स्टार का। फॉर इंटरकास्ट लव मैरिज पेरेंट्स मान जाएं, इसके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे करें? बाय इमेजिनिंग कि ऑलरेडी पेरेंट्स आपको और आपके एसपी को शादी के बाद ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड सीन आपका क्या है? एंड सीन ये है कि आपके पेरेंट्स मान गए और आप दोनों की शादी हो गई है। इस बात पर फोकस मत करिए कि इंटरकास्ट है, ये लव मैरिज हो रही है और पेरेंट्स मेरे खिलाफ हैं इस समय, इस बात पर फोकस मत करिए। ये 3D सिचुएशन है। एंड जो आपका रिजल्ट है उस पर फोकस करिए। एंड रिजल्ट में आप ऑलरेडी अपने एसपी के साथ मैरिड हैं और आप दोनों जब घर जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एज कपल। इस तरह से आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं परमजीत स्पीक का। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वीडियोज, माई प्लेजर। आई हैव नो क्वेश्चन बट जस्ट want to request you if you can make a video the pearl of great price lecture in your explanation because your way of explaining just so simple। हाँ, मैं ये pearl of great price मैं ज़रूर इसको कवर करूँगी, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लेक्चर और मैं VIP मेंबरशिप में तो 100% कवर करूँगी। रेगुलर वीडियोज़ में देखती हूँ, अगर हो पाया तो इसको भी देखूँगी मैं कवर करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं NS वर्ल्ड का। मेरा एक्स के भाई की एंगेजमेंट मेरी ही किसी रिलेटिव से होने वाली है पर मैं नहीं चाहती। ये क्वेश्चन हमने NS वर्ल्ड पहले ले लिया है, इसका जवाब मैंने बहुत अच्छे से रिवर्ट किया है आपको। आप पुरानी वीडियोस में अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैंने दिया है इसका क्वेश्चन का आंसर। ये आज पहली बार आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो ये सिमिलर क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, रिमेंबर दैट। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्काई सिंह का। आई हैव अ लिस्ट ऑफ ओवर 20 डिज़ायर, व्हाट टेक्निक प्रोसेस शुड आई फॉलो
that take care of all of these at once. Okay, Sky Sync, first of all, you need to accept that it is you who's the creator of your reality, and everything that you want in your 3D is the reflection of your inner reality. So all those 20 desires, first of all, you need to accept that you are deserving of all those 20 desires. जब आप अपने आप को ये मान के चलते हैं that I am deserving of all these 20 desires, and all these 20 desires are not above me, these are not impossible to achieve, they are very easy to achieve. All I can achieve, all of my desires I can achieve by just imagining it. तो end of the day आप अपने आप को ये बात कहते हुए कह रहे हैं कि हाँ, the list of all 20 desires, this is so amazing, isn't it wonderful that I have achieved all my 20 desires, that too without lifting a finger. तो इस तरह से आप अपनी सारी desires पर एक साथ काम कर सकते हैं, and always do the blanket affirmation that everything is always working out for me in my favor. Okay, अगला क्वेश्चन लेते हैं SM का. हाई मैम, थैंक यू सो मच इतना कुछ नॉलेज देने के लिए. मेरा क्वेश्चन है कि विजुअलाइजेशन करते टाइम फील नहीं होता है, कैसे करें? फील नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं. SM आप 3D से बहुत ज़्यादा अगर अटैच हैं तो आपको 4D में दिक्कत आएगी, फील नहीं होगा. ठीक है, 3D से डिटैच होने के लिए अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, मेडिटेट पहले करिए, फिर बाद में विजुलाइज करिए. जब आप मेडिटेट करते हैं 3D से आप काफ़ी हद तक डिटैच हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप विजुलाइजेशन करते हैं तो कुछ समय आपको विजुलाइजेशन में डिटेल्स पर फोकस करने पे होगा. जितना डिटेल में आप फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को सच मानने में अपना फोकस लगाएगा. और जब आप चीज़ों को सच मानेंगे तो हर एक चीज़ आपके 5 सेंसेस के साथ आप फील करेंगे ना, तो हर एक चीज़ आपको रियल लगने लग जाएगी. तो इस पर काम करिए, ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी. अगला क्वेश्चन लेते हैं रुदि कुमार का. मैम, वाई योर वॉइस इज सो ब्यूटिफुल, हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम? आई हैव माई एग्जाम इन अप्रैल, आई फील स्केर्ड एंड डाउटफुल. अब मैं किस क्वेश्चन का आंसर दूँ आपके? चलो, वॉइस इज सो ब्यूटिफुल, इसका कोई आंसर मेरे पास नहीं है. बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए लिमिटिंग बिलीफ को पहले आइडेंटिफाई करिए, और लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई होने के बाद उनको फ्लिप करिए बाय चेंजिंग इट इनटू द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करिए, और ये अफर्मेशन बार बार कहिए दैट इट इज़ मी हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी. जितना अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे उतना ही डाउट और फियर जो है आपके मन में एग्ज़ाम से रिलेटेड निकलेगा. जितना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस बात पर भरोसा होगा कि मेरी 4D इमेजिनेशन रियलिटी से मेरी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे, बट येस, ओवर द पीरियड of time, when you keep on practicing the entire practices of manifestation, it is going to be very easy for you to believe in the fact that it is you who's the creator of your reality, and accordingly everything in your 3D reality happens for you, by you and to you. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टडी हैकर का. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ. आई ऑलवेज फील स्केर्ड वाइल स्टडिंग. अरे कितने सारे लोग डरते हैं एग्जाम से. ओ माई गॉड, व्हाट इफ आई फेल? दिस फीलिंग मेक्स मी एंशियस. अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ना मोटिवेशन देती हूँ. अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे? 2 बातें. या तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स का, और हमें ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में पास नहीं हुए ना तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई. ठीक है. दूसरी बात ये, हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है, वी आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. और जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है तो हमें एग्ज़ाम से डर लगता है. अगर आपको पता है कि 2 से लेकर 10 तक के टेबल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 2 से लेकर 10 तक के टेबल की पूरी प्रिपरेशन है आपकी, तब एग्ज़ाम में आपको क्यों डर लगेगा? आप मुझे बताओ. दोनों में से जो भी बातें हैं उसको फिगर आउट करना आपका काम है. और जब आप इन चीज़ों को फिगर आउट कर लें कि एक्चुअली क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो अगर आपको लगता है पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है बहुत ज़्यादा जबकि मेरी प्रिपरेशन पूरी है, देन टेल योरसेल्फ दैट पेरेंट्स का प्रेशर मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाएगा ही जाएगा. मैं सॉलिड बात कर रही हूँ यहाँ पे, अभी मैनिफेस्टेशन को बीच में ला ही नहीं रही हूँ. और पेरेंट्स का प्रेशर आपके ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो. तो फ्यूचर से इनसिक्योरिटी इतना क्यों है?
अगर फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो फ्यूचर के प्रति तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट इंसान कब फील होगा? जब वो अंदर से अपने आप को सॉलिड मानेगा, जब वो अंदर से मानेगा दैट आई एम डिजर्विंग इनफ, अंदर से जानता है वो कि मेरे पास नॉलेज इतनी है कि अल्टीमेटली फ्यूचर में कुछ भी आएगा ना, मैं अपना जुगाड़ पानी तो कर ही लूँगा, तो आपको फ्यूचर से डर नहीं लगता है। तो इन चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है, इंटरनल रियलिटी पर काम करना ज़रूरी है, खुद पर एहसास कराना कॉन्फिडेंस का कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, जिससे आपका मोरल बूस्ट हो, जिससे मोरल बूस्ट हो और जिससे आपको मोटिवेशन मिले और अंदर ही अंदर आप पॉजिटिव फील करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं सचिन गजवानी का। मैम 6 महीने से अफर्म सैट्स सब किया एसपी के लिए और अब मन से बिल्कुल हट गया है, मन ही नहीं करता जिसके लिए पागल था। अच्छा क्या मैं सिचुएशन और अच्छा क्या मैं सैचुरेशन में आ, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सचिन दिया है सबसे स्टार्टिंग में ही, तीसरा चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही आई थिंक ये वाला था जो मैंने बताया कि सैचुरेशन पॉइंट पे कैसे आपको पता लगना चाहिए कि हुआ है या नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर आप एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं शिमरी ग्लिटर्स का। एसपी मैनिफेस्टेशन में मुझे कभी कभी लगता है कि आई शुड मैनिफेस्ट हिम एंड फॉलो स्ट्रिक्टली, बट अगेन समटाइम्स आई फील डिटैच एंड डोंट फील टू मैनिफेस्ट इन, ऐसा क्यों? ये भी मैंने आंसर दिया है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप दोनों, मैंने बताया इसको बहुत डिटेल में समझाया कि 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो आप इसलिए बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना कि भाई आपको 3D में ज़्यादा बिलीव है, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते, या फिर ये है कि इंटरनली आपको ये सैचुरेशन आ चुका है कि अब मुझे लगता है मुझे आगे इसको टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट माई डिजायर्ड रियलिटी इज़ द फैक्ट ऑफ माई लाइफ। दोनों में से आप किस सिचुएशन में अकॉर्डिंगली अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने क्वेश्चन का शिमरी ग्लिटर्स अभी पीछे बताया, आप डिटेल में उसका सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं शालिनी उत्पल का। हेलो दी, एसपी की कास्ट डिफरेंस है, मुझे पहले पता नहीं था, अब मेरे मन में नहीं मानता है इस डिज़ायर को, बट समटाइम्स आई स्ट्रांगली फील आई शुड मैनिफेस्ट इन, व्हाट शुड आई डू? भाई आप अपने आप से पूछो ना कि भाई मुझे एंड ऑफ द डे ये एसपी जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है, क्या ये मुझे रियलिटी में खुशी दे रहा है या सिर्फ एक भ्रम है मेरे लिए कि शायद ये पर्सन को मैं मान के चल रही हूँ बेंचमार्क कि ये मेरी लाइफ में आ जाएगा ना तो मेरे को लाइफ में खुशियाँ मिल जाएंगी। ये तो आप डिसाइड करोगे। तो अपने आप के साथ थोड़ा मेडिटेशन करके अपने आप से ये सवाल जवाब करो कि ये पर्सन वाकई में मेरी लाइफ में खुशियों का एक सोर्स है या सिर्फ एक भ्रम है मेरे को जो खुशी की तरह दिखाई दे रहा है। और कास्ट और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, पहले आप क्या चाहते हो वो बहुत मैटर करता है। तो ये फिगर आउट करिए आप, उसके बाद फिर इस बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं एवेंजर्स का। एक डिज़ायर के लिए कम से कम कितनी एफर्मेशन रखनी चाहिए? मतलब एक डिज़ायर के लिए एक एफर्मेशन काफ़ी है। एक डिज़ायर जो भी आपकी डिज़ायर है उसका विश फुलफिलमेंट आप एक एफर्मेशन का बनाइए जिसमें आपकी ये बात आपको एहसास हो रहा है कि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है। बस उसी एफर्मेशन को रिपीट करिए। वो तो आपके ऊपर है कि आप अगर एक एफर्मेशन से आपका मन भर जाता है तो आप 3-4 एफर्मेशन और रखते हैं, कोई लोग 10-10 12-12 भी रखते हैं, टोटली आपके ऊपर है। वरना डिज़ायर को अगर फुलफिल कराना है तो उसके लिए अगर एफर्मेशन का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिंगल एफर्मेशन भी काफ़ी है, आपको उसके अलावा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। एफर्मेशन एक ज़रिया है उस माइंडसेट तक आपको पहुंचाने का जहां आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मयूर का। ब्रोकन रिलेशनशिप एसपी रिलेटेड एफर्मेशन करने से पास्ट की नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद आने लगती हैं और डेस्परेशन भी बढ़ जाती है, इससे कैसे डील करें? पास्ट की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पास्ट आपके मन में है। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर नहीं जी रहे हैं देन प्लीज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस जितना प्रैक्टिस करेंगे पास्ट उतना ही जल्दी आपको छोड़ के जाएगा। पास्ट आपके मेमोरी में है, मेमोरी में आप उसको बार बार रीलिव करते हैं, ठीक है। और जब तक आप ब्रोकन रिलेशनशिप को बार बार याद करते रहेंगे कि ब्रोकन है तो ब्रोकन ही रहेगा वो। उसको रिपीट करना स्टार्ट करिए दैट माई एसपी एंड आई आर सो हैप्पी टुगेदर। बस ये सिंपल सा एफर्मेशन भी अगर आप बोलते हैं तो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स ने अपने एसपी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है सिर्फ एफर्मेशन को पॉजिटिवली लेकर, कि उन्होंने पुरानी सिचुएशन को जीरो कर दिया और अपने आप को इस नई रियलिटी में वो पर्सन मान लिया जिसके पास ऑलरेडी उनका एसपी है। तो आप पुरानी डिज़ायर, जो पुरानी आपकी पास्ट है उसको थोड़ा ना आप कैरी कर रहे हो, फिर तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो ना। प्रेजेंट में आप अपने लिए जो अज्यूम करोगे वही रियलिटी क्रिएट करेगा आपके फ्यूचर में, समझ रहे हो? तो इस पर काम करिए,
पुराना पास्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में है, और माइंड से अगर उसको बाहर निकालना है तो विक्टिम मेंटालिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। ब्रोकन रिलेशन है, मेरे साथ बुरा किया, सब कुछ आपका क्रिएशन है, सब कुछ आपका क्रिएशन है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए, ताकि अपने इम्प्रूव करिए अपने जो सेल्फ इमेज है खुद की निगाह में। जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, खुद को प्यार देंगे जो एसपी से चाहते हैं, ऑटोमेटिकली एसपी भी आपको प्यार करने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कोमलप्रीत कौर का। हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ, मैंने टाइम क्रंच का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करिए। सुमन का ये सुमन आपने 2 आईडी बना रखे हैं, एक SM अलग है और ये सुमन अलग है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं ले सकती हूँ आपका, ठीक है। बहुत सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं अभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं ज्योति राजावत का। हर हर महादेव, आप बहुत हेल्पफुल हो, आपकी हर वीडियो बहुत नॉलेजेबल होती है, थैंक यू स्वीटहार्ट। दी मैरिड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके डिवोर्स वाली एफर्मेशन करना चाहते हैं। डिवोर्स वर्ड मत यूज़ करिए अपने एफर्मेशन में। आपका एंड गोल उनका डिवोर्स नहीं है, आपका एंड गोल वो आपके साथ हमेशा परमानेंटली कमिटेड हैं, ये आपका एंड गोल है। थर्ड पार्टी की तरफ से फोकस हटा लीजिए, थर्ड पार्टी अपने आप रास्ते में से चली जाएंगी। प्रॉब्लम पर से फोकस हटाएंगे, प्रॉब्लम अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर इस पे और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसका टाइटल भी शायद यही है कि मेरे एसपी की शादी हो चुकी है, अब क्या करूँ, ऐसा करके कुछ मैंने थंबनेल बनाया था, जाके उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगीता का। कृष्णा सेज अटैचमेंट लीड्स टू डिज़ायर एंड डिज़ायर लीड्स टू सफरिंग, देन हाउ टू कीप बर्निंग डिज़ायर इनसाइड अस, प्लीज गाइड। संगीता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेविल गोडार्ड्स टीचिंग। अभी मैं गीता को तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक लाइन में मुझे बता रहे हैं कि कृष्णा सेज दिस, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस। उन्होंने जो बाकी टीचिंग्स दी हैं, अगर आप उसको रिलेट नहीं करेंगे इस बात से, तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, नेविल गोडार्ड सर रिलीजन को मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में नहीं लेकर आए। उन्होंने जो बाइबल के भी डिकोडिंग किया है वो मेटाफिजिकल लेवल पे किया है। उन्होंने कहीं पर भी बाइबल को रिलीजन से रिलेट करके उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं यहाँ पर जो आपको बताती हूँ, मैं मेटाफिजिकल लेवल पे आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ, और साइंटिफिकली प्रूवन मैंने जितनी सारी पुरानी अपनी वीडियोज़ दी हैं और एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें, कि किस तरह से न्यूरोसाइंस वगैरह जो आज हम लोग मानते हैं, या टाइम के कॉन्सेप्ट को हम अगर ज़ीरो कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, तो उसके पीछे साइंस है। तो अगर आप रिलीजन को लेकर चल रहे हो, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ये 2 अलग चीजें हैं। इफ यू आर स्पिरिचुअल इनफ, देन यू नो दैट योर गॉड is not someone who is outside of you, he is inside you, and if you have that power, अगर आपके अंदर आप ये मान के चल रहे हो that I do have the power of the same God because the God resides within me, तो आप हर एक सपने को अपने साकार कर सकते हो। Why is it that आपको ही इमेजिनेशनल पावर दी गई है, बाकी दुनिया में किसी भी और स्पीशी को ये इमेजिनल पावर नहीं है। Neither the plants do have this imaginal power nor the animals, only you can decide anything for yourself by imagining the things about it। मतलब आज अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो एप्पल फ़ोन को किसी ने इमेजिनेशन में सोचा है, तब वो एप्पल फ़ोन बना है ना। अगर वो डिज़ायर उनके मन में होती ही नहीं, एंड ऑफ द डे अगर वो डिज़ायर मन में नहीं होती, उस डिज़ायर को वो इमेजिन नहीं करते, आज इस चीज़ का इन्वेंशन हो पाता? आप मुझे बताइए। थोड़ा सा लेट्स नॉट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम आधी अधूरी चीज़ें कहीं से भी लेकर आएंगे ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस द नॉलेज पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और साथ ही साथ हमें वो कन्फ्यूजन और क्रिएट करेगा। तो लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, लेट्स मेक एवरीथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इन आवर माइंड, एंड अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को इम्प्लाई करें अपनी लाइफ में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई एम ब्लेस्ड का हेलो डियर, स्टेट एग्जामिनेशन सिस्टम में आर्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर मार्क्स में काफ़ी पार्शलिटी होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रोविज़न को ही ख़त्म करने के लिए क्या सीन विजुलाइज करें? देखिए, जो भी आपको 3D में XYZ फैक्टर की वजह से एक नेगेटिव फील आ रहा है कि भाई इसमें तो बहुत पार्शलिटी होती है, मुझे पता नहीं वो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऑलवेज गो टू द एंड सीन।
आपको 3D में फोकस नहीं करना है। जो भी दुनिया कह रही है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आप जो अपने लिए डिसाइड करेंगे अप्लाई वही होता है। सब लोग नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स भूल गए, मुझे लग रहा है आज मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ और हर एक क्वेश्चन मुझे वही आ रहा है रिपीट हो के कि 3D में तो ये चल रहा है, हम इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें, हम इस चीज़ के लिए विजुलाइज कैसे करें। डियर लॉर्ड एनीवे अगला क्वेश्चन लेते हैं हरविंदर कौर का। हेलो मैम, मेडिटेटिव स्टेट में जाते जाते नींद आ जाती है और प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, क्या ज़रूरी है मेडिटेटिव स्टेट में चीज़ों को इमेजिन करना? हाँ बिल्कुल हरविंदर जी, आपको क्या करना है, देखिए जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो कोशिश करके अपने आप को एक तो बैक आप बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे रखिए। दूसरा ये कि या तो आप पॉस्चर लोटस पोजीशन में बैठिए। अगर आप लोटस पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं कि उसमें भी बैठे बैठे आपको नींद आती है, देन पिक अ चेयर पर बैठिए और 90 डिग्री एंगल बैक स्ट्रेट रखे, फिर मेडिटेशन करिए। और इतना लंबा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। मेडिटेशन करने से पहले ठंडा पानी पी लीजिए ताकि आपकी ना इंद्रियां जो हैं वो अलर्ट रहें, और जैसे आप ड्राउजी फील करने लग जाएं मेडिटेशन करते करते, बस उसी समय आपको इमेजिनल सीन देखना है। 3 4 5 10 बार रिपीट करिए इमेजिनल सीन को और सो जाइए। दैट्स द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग योर विश फुलफिल्ड। बहुत सिंपल सा मैंने तरीका आपको बताया एंड टेस्टेड एंड ट्राइड तरीका, आप करके देखिए आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं रेनबो का। हम मेडिटेशन, फोकस्ड अफर्मिंग, सब्लिमिनल, रोबोटिक एफर्मेशन इतना सब एक दिन में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब मैं समझी नहीं। ये जो चीज़ें आपने इतनी सारी बताई हैं, पहली बात तो एक दिन में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं इसका मतलब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लो है। आप ये बात मानते ही नहीं है कि आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, क्योंकि जो ये पर्सन मानता है कि वो क्रिएटर है अपनी रियलिटी का, उसको सिर्फ ये बात अज्यूम करनी है कि जो मेरी डिज़ायर है वो मेरी ऑलरेडी अपनी है। उस अजम्पशन में वो जीना जब स्टार्ट कर देता है तो 3D अपने आप उसके लिए चेंज हो जाती है। इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं श्वेता शर्मा का। मैम मेरे एग्ज़ाम जैन 2026 में है, चाहती हूँ अक्टूबर 2025 में हो जाए, प्लीज़ रिप्लाई। देन इमेजिन दैट योर एग्जाम्स डेट्स आर प्रीपोन्ड। अच्छा, ये एक सक्सेस स्टोरी मेरी एक डॉक्टर क्लाइंट है, उनकी कुछ लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरी है ये। उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना था और वो बहुत टेंशन में थी, बट शी केप्ट ऑन अफर्मिंग कि मेरा ये डेट पे एग्ज़ाम नहीं है, मेरा ये उस डेट पे एग्ज़ाम है। मैं ढूंढती हूँ, अगर वो सक्सेस स्टोरी मिल गई तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए लगा दूंगी। लेकिन मैंने उस सक्सेस स्टोरी को अपने इंस्टा पेज पे ज़रूर डाला हुआ। अब इंस्टा पेज पे भी इतनी सारी सक्सेस स्टोरी हो गई कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिक दैट सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दैट क्लाइंट। बट अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो उनको ये सक्सेस मिली थी कि उनका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, एग्ज़ाम का डेट था, वो पोस्टपोन हो गया। पर्टिकुलर एक डेट पर होना था, उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, उन्होंने डेट को पोस्टपोन कराया। तो अगर आप डेट पोस्टपोन करा सकते हैं तो प्रीपोन भी करा सकते हैं, टोटली अप टू यू, बस बिलीव करना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं देवी नुमरे का। रिपीटेशन एंड लेट गो के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत लंबी वीडियोस बनी हुई है, एक लाइन में रेपिटेशन और लेट गो के डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रिपीट करना होता है, लेट गो करना यानी एक बार रेपिटेशन आपने पूरा कर लिया और मन में ये बात मान ली कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, अब आप उसको लेकर वरिड नहीं है, उसको कहा जाता है लेट गो करना। मतलब अब आप उस डिज़ायर को लेकर कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, इस बात को लेकर चिंता में नहीं है। आपने डिज़ायर के आउटकम से अपना अटैचमेंट लेट गो कर दिया, ये होता है इसका सिंपल मतलब। लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है लेट गो से रिलेटेड, आप जाके सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भानु जैन का। बहुत दिनों के बाद भानु जैन का मैसेज आया है यहाँ पे। कैसे हैं भानु जी? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसी भी तरह के एफर्मेशन को रिपीट करने से उसकी फीलिंग आने लगती है क्या? और एवरीवन इज़ यू थोड़ा क्लियर कर दीजिए। भानु जी, ये एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट के ऊपर मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, आपको आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ अभी आप जाके एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का वीडियो जाके देखिए, और आपको जो मैंने वॉइस नोट्स भेजे थे इस बात को एक्सप्लेन, उनको दोबारा सुनिए। ठीक है, हाँ, रही बात ये कि रिपीट करने से फीलिंग आ जाती है, बिल्कुल। अगर आप किसी एफर्मेशन को इनिशियली फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार जब उसको कंटिन्यू करते हैं, एक पॉइंट के बाद आपका लॉजिकल माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और अंदर से वो फैक्चुअल जो फीलिंग होती है ना कि ये बात मेरे लिए लाइफ
में फैक्ट है, ये सत्य है, ये परम सत्य है, ये ट्रूथ है। जब आप ये मान लेते हैं तो अंदर से फीलिंग अपने आप आने लग जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन मिनी, AKU साया और BKT, ये सब लंबे लंबे कमेंट्स मैं नहीं ले सकती। मैं लास्ट कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ। प्योर सोल का, हाय दी, मुझे अपने पेरेंट्स को अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, उन्हें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, क्या करूं कि वो परफेक्टली हेल्दी हो जाएं। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने आंखें बंद करके वो मंज़र इमेजिन कीजिए जहां पर आपके दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, वो बाकायदा ग्लो कर रहे हैं, उनकी जो हेल्थ है वो मतलब वेट भी उनका बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि वो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे इंजॉय कर रहे हैं जो उस एज में लोग करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हेफ्टी हो जाती है, ज़्यादा थकाने वाली हो जाती है, लेकिन वो लोग बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। जो भी उनका मन करता है ना, इंजॉय करते हैं वो लोगों के साथ, वो आप देख रहे हो। जैसे कुछ लोगों को योगा करने का शौक है, तो आप देख रहे हो कि वो बड़े डिफरेंट आसन कर पा रहे हैं। आपकी मॉम बहुत अच्छे से सारे काम कर पा रही हैं, और आप अपने सिस्टर से, अपनी फ्रेंड से ये बात कर रहे हो कि आई रिमेंबर व्हेन, मतलब मैं वो दिन याद करती हूँ जब मेरे पेरेंट्स को इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी, और आज देखो आज मेरे पेरेंट्स कितने खुश हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आई चेरिश दिस मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरे पेरेंट्स इस खुशी को कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो सिंपल सा सीन, लेकिन यहाँ पर आपकी विश का फुलफिलमेंट आपको दिखाई दे रहा है। टेक्निक रहेगी आई रिमेंबर व्हेन, इस चीज़ को आप अप्लाई करिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। मैं थक चुकी हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर देते देते। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जितने लोगों के क्वेश्चंस मैंने यहाँ आज नहीं लिए हैं, प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम। जितनी बार ये बात लिखी जाती है कि क्वेश्चंस को अपना शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, वो एक रीज़न की वजह से लिखी जाती है, क्योंकि मोर देन 100 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आंसर देती हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड अ लॉन्ग क्वेश्चन। आप छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, टू द पॉइंट पूछेंगे ना, डिफरेंट कास्ट है, उसने मना कर दिया, वो बात नहीं करता, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर 2 लाइन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब 100% मिलेगा। अगर आप लंबा लंबा लिखेंगे ना, फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा। डोंट वरी, डोंट फील वरीड अबाउट इट कि भाई मेरा तो क्वेश्चन नहीं लिया। डोंट वरी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी होगा Q&A, आप उसमें अपना डाल दीजिए, और मैं 100% लूँगी, बशर्ते क्वेश्चन छोटा रहेगा तब। 3 लाइन से ऊपर का आप क्वेश्चन लिखते हैं, बल्कि 3 लाइन के भी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊँगी, बहुत लंबे लंबे कॉमेंट्स आ जाते हैं। तो प्लीज़ छोटा सा 2 लाइन में अपना जो प्रॉब्लम है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप क्वेश्चन का मेरे सामने कॉमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको 100% गाइड करूंगी। मैं सारे क्वेश्चंस लेती हूँ जो यहाँ Q&A में होते हैं, सिर्फ उनको छोड़कर जो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस आज का Q&A। आपको कैसा लगा आज का ये 2 घंटे का, आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। और आज की वीडियो से आज आपका टेक अवे क्या रहा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिलेटेड होगा एक मैनिफेस्टेशन चैलेंज से रिलेटेड। तो आप इस चीज़ का वेट करिएगा, और अगर आप चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट आपने किसी भी पुरानी वीडियो से नहीं किया, ये वीडियो ज़रूर करिएगा। चैलेंज ये 2 हफ्ते का रहेगा, बहुत मज़ा आएगा इस चैलेंज को करने में। इससे आपके इंटरनल रियलिटी में चेंजेस आएंगे, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में चेंजेस आएंगे, और साथ ही साथ आप अपने आप के अंदर अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। न्यू है इस चैनल पर, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को हिंदी में समझने के लिए VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा 1-to-1 कोचिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे DM नंबर जो गिवन है यहाँ पर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी सर्विसेज अभी मैं फ़िलहाल दे रही हूँ उसके बारे में गाइडेंस दे पाऊँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।